Assalamu alaikum dear students, I am Khurram Dat and please welcome to lecture number 3 of the series of English 3, that is technical communication styles. Unit number 4 है इसका technical communication styles. तो इसके contents जो हैं इसको हम देखते हैं. तो इसमें 3-4 मेन टॉपिक्स हैं. नंबर 1 पे जो सबसे आपका पहला टॉपिक है वो है क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंसेस फॉर द रीडर्स, कि जो रीडर्स हैं उनके लिए हमने क्लियर सेंटेंसेस जो हैं उनको कैसे लिखना है. ठीक है. आफ्टर दैट द सेकंड मेन थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द क्लैरिटी ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर द रीडर्स, के रीडर्स जो हैं उनके लिए हमने क्लियर पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ग्लोबलाइजेशन एंड स्टाइल्स, and after that there is ethics and style, and the last topic of this unit would be focus on bias in language, के जो bias है language में उसको हमने कैसे focus करना है उसके ऊपर, और उसको हमने कैसे avoid करना है. ओके जी, प्लीज़ मूव ऑन टू पेज नंबर 90. पेज नंबर 90 जो है आपकी टेक्स्ट बुक का, उस पर मूव करें. हेडिंग है 4.1 क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंसेस फॉर द रीडर्स. द क्लैरिटी इन रिटन एक्सप्रेशन कम्स विद क्लियर थिंकिंग. के द थिंग इज कि जब कभी भी आप साफ लिखना चाहें, वाज़ेह लिखना चाहें, क्लियर लिखना चाहें, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू हैव a clear picture of what you want to say in your mind, कि जो कुछ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो बात भी आप करना चाहते हैं, और उसके बारे में आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है. ठीक है. और क्लैरिटी जो है आती कैसे है? क्लैरिटी ऐसे आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात करने जा रहे हैं, आप वो बात क्यों करने जा रहे हैं, आपका बात करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है. इन चीज़ों पे ऑलरेडी बात हो चुकी है. वी नीड टू नो कि हमने कौन से मीडियम या कौन से चैनल से बात करनी है. ठीक है. वी आल्सो नीड टू नो दैट हाउ मच टाइम डू वी हैव, कि कितना वक्त है हमारे पास अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, और उस वक्त में हम अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, और जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम जो है वो इकट्ठा कर लें. ठीक है. तो ये जो सारी क्लैरिटी है इन चीज़ों के मामले में, यही क्लैरिटी आपको इट प्रूव्स हेल्पफुल इन राइटिंग क्लियरली. ठीक है. तो अब आपकी राइटिंग या जो भी आपका मैसेज होता है, वो मैसेज होता क्या है? इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स एंड दैट कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर होता है. तो इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, तो आप जो है क्लैरिटी ऑफ द मैसेज जो है या फिर क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंस जो है उसको आप अचीव नहीं कर सकेंगे. तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू नीड टू हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज इन विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट योर मैसेज. तो इसमें कन्फ्यूजन ओरिजिनेट होती है कि अगर आप इंग्लिश के वाले से बात करें तो आप टेंसेस को अगर आप मिक्स कर दें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आप मिक्स कर दें, तो ऑब्वियसली फिर आपका मैसेज जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो सकेगा टू योर ऑडियंस. तो नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि हाउ मिक्सिंग ऑफ द टेंसेस और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ the language in which you are trying to communicate your message, it affects your message. For example number A जो है इसमें आप देखें तो I receive your letter about the late delivery of the message of the good and will inform you. Now the thing is कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि I receive your message. अब ये receive जो है रूट वर्ड लगा दिया है, your about the late delivery, your what, क्या रिसीव हुआ हमारा आपको, अबाउट द लेट डिलीवरी ऑफ द मैसेज. अब मैसेज होना चाहिए था पीछे आई रिसीव्ड योर मैसेज अबाउट द लेट डिलीवरी, ये जैसे नीचे लिखा हुआ है ऑफ द गुड. अब हमें गुड नहीं पता कि यहाँ पे अच्छा जो है उसके लिए गुड इस्तेमाल किया गया, या फिर
चीज़ों के लिए गुड्स का वर्ड जो है वो यूज़ करना चाह रहा है ये राइटर। एंड विल इन्फॉर्म यू, एंड विल इन्फॉर्म व्हाट, कि क्या इन्फॉर्म करेंगे, हमें नहीं पता कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा मैसेज जो है इसको अगर आप देखें तो आई हैव रिसीव योर मैसेज रिसेंटली, कि अभी अभी मुझे आपका मैसेज रिसीव हुआ, एंड इंटेंड टू इन्फॉर्म यू, और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अबाउट द लेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, के जो आपने चीज़ें ऑर्डर की थी उनकी डिलीवरी लेट क्यों हुई है। तो अब यहाँ पे क्लैरिटी है। तो लैंग्वेज जो है उसकी सिग्निफिकेंस है। इफ़ यू don't know the language, then obviously it will create problems for you as well as for your readers. तो इस किस्म के जो अनक्लियर सेंटेंसेस होते हैं ये इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, कि परेशानी का बायस बनते हैं आपके लिए, परेशानी का बायस बनते हैं आपके रीडर्स के लिए, और इसके अलावा जो है आपका बैड इंप्रेशन जाता है। जब आपका बैड इंप्रेशन जाता है तो नेक्स्ट टाइम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। Therefore the writer should choose simple sentences and organize them in a logical sequence. तो इस किस्म के मसाइल से बचने के लिए सिंपल सेंटेंसेस का जो है वो इस्तेमाल करें और उनको लॉजिकली आप ऑर्गेनाइज करें, और मैसेज को बिल्कुल ऐसे कन्वे करें दैट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द रीडर एंड ही विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड अप्रोप्रिएटली। अपना मैसेज इतना सिंपल रखें कि अगला बंदा बड़ी ही जल्दी उसको समझ ले और फ़ौरन से उसका रिप्लाई कर सके। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ द मेन आइडिया फर्स्ट, कि जब कभी भी आप अपना मैसेज लिखने लगें, व्हेन एवर यू आर राइटिंग ए मैसेज, तो इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में ऑब्वियसली आपने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी है, उसमें आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पता है कि देयर इज अ टॉपिक सेंटेंस, देयर इज सपोर्टिंग डिटेल एंड देयर इज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो जो मेन आइडिया है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, इट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, सबसे पहले उस पर बात करें, एंड इट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज, ये मैसेज के आगाज़ में होना चाहिए। ऑब्वियसली एक मैसेज के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, और जो अनस्किल्ड राइटर्स हैं उनका इशू ये होता है कि दे प्लेस द माइनर आइडियाज़ फर्स्ट, कि जो छोटे आइडियाज़ होते हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं उनको वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं, और जो मेन आइडिया है उसको वो सबसे आखिर में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली ये फिर कम्युनिकेशन के रस्ते में एक रुकावट मतलब के प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं, स्किल्ड टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं, जो कि आपको बनना है, तो दे प्लेस द मेन आइडिया फर्स्ट, कि जो सबसे मेन आइडिया, जो सबसे अहम बात होती है उसको वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो डायरेक्टली जो आपका मैसेज है वो ऑडियंस को रिसीव हो जाता है, और वो छोटे मोटे और जो लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इन क्लियरिंग इन कन्वेइंग द क्लियर मैसेजेस टू यूज़ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर जो होता है कि जुमले के अंदर जो अल्फाज हैं उनका आपने अरेंजमेंट कैसे की है, उन अल्फाज को कैसे अरेंज किया है, तो वो जो वर्ड ऑर्डर है उसको आप नॉर्मल रखें, उसको आप चेंज करने की कोशिश ना करें। लोग एफिशिएंट बनते हैं और एफिशिएंसी मारने के लिए वर्ड ऑर्डर जो है उसको चेंज किया जाता है, बट इट कैन समटाइम्स बैकफायर, कि आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होता। तो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इज एन ऑर्डर इन विच the simplicity of the syntax structure possesses the main focus, कि फॉर एग्जांपल जो अंग्रेज़ी ज़बान है उसमें वर्ड ऑर्डर जो है वो SWO है, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, सॉरी SVO, कि सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका नॉर्मल जो है वो वर्ड ऑर्डर है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यू शुड अवॉइड वर्डी एंड फ्लावरी एक्सप्रेशंस, क्योंकि इस किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं कि जिसमें आप मुहावरे इस्तेमाल कर रहे हैं, इडियम्स का और फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इस किस्म की जो एक्सप्रेशंस हैं दे डू नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड दे आर नॉट नीडेड फॉर द फॉर्मल मैसेज। जो फॉर्मल मैसेज होता है उसमें इस किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल।
तो जब कभी भी आप फॉर्मल मैसेज लिखने लगें तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जिस बंदे को मैं मैसेज लिखने जा रहा हूँ ही इज़ अ लेमैन, ठीक है, कि वो बिल्कुल सादा किस्म का आदमी है, उसको आप ये एक्सपेक्ट करें। या फिर एक ऑर्डिनरी एक आम किस्म का बिजनेसमैन है, मतलब कि दुकानदार है जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इवन दो यू नो कि आपको पता है कि आप जिस बंदे को मैसेज लिखने जा रहे हैं ही इज़ वेल एजुकेटेड, लेकिन फिर भी हमें कम्प्लेक्स मैसेज जो है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वजह क्या है कि ऑब्वियसली जो अगला बंदा है ही इज़ नॉट एन एकेडमिक, कि वो उसका ताल्लुक जो है वो एकेडमिक यानी कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया से नहीं है, रादर ही इज़ अ बिजनेसमैन, और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुश्किल किस्म के जुमले और मुश्किल किस्म की आपके फ्रेजेस और ईडियम्स जो है उनको वो बैठ के पढ़ता रहे। तो जो रीडर है उसकी ईज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि उसको आसानी कैसे होगी। यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर्म, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मेकिंग द क्लियर सेंटेंसेस के वाज़े जुमले बनाने में और वाज़े मैसेज में, वो ये है कि हमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पैसिव वॉइस का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप्स की वॉइस होती हैं, देयर इज़ एक्टिव वॉइस एंड देयर इज़ पैसिव वॉइस, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग में दोनों फॉर्म्स को the both forms of expression, the active voice and the passive voice, both of them they are used, लेकिन आपने ज़्यादातर जो है वो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली जिस सिचुएशन में आप मैसेज लिख रहे होते हैं आप उसके हिसाब से डिटरमिन करते हो चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिसमें आप एक्टिव वॉइस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दिस फॉर्म इज़ मोर सब्जेक्टिव एंड इज़ यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन। के एक्टिव वॉइस जो फॉर्म है इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि आपकी जो ज़ाती जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी रिफ्लेक्शन इसके अंदर आती है। हाउएवर इन सम रिटन जॉनरास पैसिव वॉइस फॉर्म, के बाद रिटन जॉनरास ऐसे भी हैं जिसमें पैसिव वॉइस यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिसमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है वो राइटर को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, कि उसके पीछे ऐसे लगता है कि जो एक्टिव वॉइस है उसके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जो भी काम हम मतलब के कर रहे हैं इसके पीछे जो राइटर है उसकी ये गारंटी या उसकी पर्सनैलिटी मौजूद है कि अगर जो कुछ लिखा है कुछ उसके अगेंस्ट होगा या कुछ गलती होगी या कुछ ख़राब होगा, तो हमें पता है कि राइटर को हम जाके पकड़ सकते हैं गिरबान से कि भाई आपने ऐसा कहा था एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो कुछ आपने कहा हमने उसको फॉलो किया, ठीक है। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस फॉर्म का जो पैटर्न है वो नॉर्मल पैटर्न SVO है, उसी को आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी एक्टिव वॉइस फॉर्म, ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं एक्टिव वॉइस फॉर्म की, आई एम राइटिंग दिस लेटर, यू हैव मेल्ड अस एन इन्विटेशन, आई अश्योर यू, ठीक है। यू हैव मेल्ड अस एन इन्विटेशन, ये पैसिव वॉइस फॉर्म है। ऊपर आई एम राइटिंग, ठीक है, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। आई अश्योर यू जो है ये अगेन एक्टिव वॉइस फॉर्म है। और पैसिव वॉइस की नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस लेटर इज रिटन, एन इन्विटेशन हैज़ बीन मेल्ड टू अस, ठीक है, यू आर अश्योर्ड अबाउट द मिरेकल्स ऑफ अ क्रीम द फेयर एंड लवली, ठीक है, यू आर अश्योर्ड। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे होता है कि जो मतलब कि पैसिव वॉइस के एक्सप्रेशंस हैं वो इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं कि ऐसे लगता है कि जो राइटर है वो अपने आप को थर्ड पार्टी के तौर पे बीच में प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ अपना बीच में लेना देना या उसकी अपनी पर्सनल गारंटी जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो द यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर्म इन द टेक्निकल राइटिंग इज़ डिज़ायरेबल डिसीजन, कि ये अच्छा डिसीजन है कि आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप अपने सर पे ले रहे होते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100% यूज़ करना है। ऑब्वियसली सिचुएशन को आपने देखना है कि जो भी सिचुएशन है जो भी हालात है उसमें आपने सूटेबल एक्सप्रेशन देखना है कि मोस्ट सूटेबल एक्सप्रेशन जो है इफ़ इट इज़ एक्टिव वॉइस देन यू शुड गो फॉर एक्टिव वॉइस। हाउएवर इफ़ यू फील आपको महसूस होता है कि नहीं यार यहाँ पे एक्टिव वॉइस जो है वो इट विल बी इनअप्रोप्रिएट, तो फिर आप जो है वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। जी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक योर सेंटेंसेस इफेक्टिव या फिर उनको अच्छा बनाने के लिए यू शुड यूज़ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म जो है
इसका इस्तेमाल करें। इससे जो आपके सेंटेंसेस हैं वो वेल बैलेंस्ड दिखाई देते हैं और उनके अंदर एक खूबसूरती जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। द पैरेललिज्म ऑफ द सेंटेंस मीन द सेंटेंस ऑफ द सेम इम्पोर्टेंस यूजिंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर के जो एक सेंटेंस है उसके अंदर एक ही किस्म का ढांचा इस्तेमाल करना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस जो हैं वो नहीं करने चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, इनको आप इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसकी लिस्ट। तो इनका इस्तेमाल करने से जिसमें एंड, बट, और, नॉर, फॉर और येट ये सब शामिल हैं, आप अपने सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से पैरेलल बना सकते हैं। नीचे आप देखें तो पैरेलल और फॉल्टी सेंटेंसेस जो हैं उनकी एग्जांपल्स लिखी हैं। माय ड्यूटीज included coming in early to do preparation work, cooking on the front line, training new employees and taking inventory। अब आप इसमें देखें कि हर एक जो नई बात है, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो आगाज़ है वो ING से हो रहा है। ठीक है, ING वाला वर्ड है। कमिंग है, कुकिंग है, ट्रेनिंग है, टेकिंग है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सेंटेंस को पैरेलल बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप दूसरा सेंटेंस देखें तो ये फॉल्टी स्ट्रक्चर है एंड प्लीज रीड इट। टिपिकल राइटिंग सिचुएशन इंक्लूड्स प्रपोजल्स। अब यहाँ पे यहाँ से बात शुरू हो रही है ना, असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो नंबर 1 पे तो आपने नाउन लगा दिया प्रपोजल्स, उसके बाद द सेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ING वाला वर्ड लगा दिया एंड हाउ टू अपडेट द सिस्टम, और यहाँ पे आपने हाउ वाला जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सारे जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए आपने डिफरेंट वर्डिंग यूज़ किया। इट इज़ंट कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इशू ये है कि दिस सेंटेंस इज नॉट पैरेलल। जब इसी सेंटेंस को आप पैरेलल करेंगे तो नीचे फिर अगेन उसको अच्छे तरीके से लिखा गया है। टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस इंक्लूड एडिटिंग प्रपोजल्स, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड अपडेटिंग द सिस्टम। ठीक है, तो नाउ अब ये है कि अब ये सेंटेंस इसके अंदर एक खूबसूरती है, एक मतलब कि बैलेंस जो होता है वो इसके अंदर अब एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रीवियसली इसमें नहीं था। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और पॉइंट रिगार्डिंग क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंसेस इज अ सूटेबल लेंथ ऑफ अ सेंटेंस। कि सेंटेंस जो है उसकी लेंथ इट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट, कि ना ही तो ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखें और ना ही ज़्यादा छोटा सेंटेंस लिखें। The more the writing is for lower level, the more the simple and short sentences are required। कि जितने छोटे लेवल पे आप जो है अपनी बात कर रहे हैं, कि आप अगर हायर लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर से CEO को आप लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो किसी रिसेप्शनिस्ट को, किसी मतलब के वर्कर को या इस टाइप के इंडिविजुअल को लेटर लिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो बेचारा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट होता या ज़्यादा एजुकेटेड होता तो वो किसी अच्छी पोस्ट पे होता, बट बिकॉज ही इज़ एट दैट पोस्ट इट इम्प्लाइज दैट ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, एंड व्हेन ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट तो ऐसे में जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो सिंपल सेंटेंसेस के ज़रिए हो सकती है। अगर आपके सेंटेंसेस कम्प्लेक्स होंगे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हाई होगा, तो आप अपना मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। हायर लेवल के लिए यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वर्ड्स। मोरओवर, वन थिंग शुड ऑलवेज बी इन माइंड दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड लिमिट फॉर वर्ड्स ऑफ एनी सेंटेंस। के राइटिंग में जो है वो कोई वर्ड लिमिट नहीं होती जुमले के लिए, कि एक जुमला बात अगर आप इसमें लीगल लैंग्वेज में चले जाएं तो एक सेंटेंस जो है वो जहाँ से पैराग्राफ का आगाज़ होता है वहाँ से शुरू होता है, और जहाँ पे पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे वो सेंटेंस जो है उसका इख्तिताम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इट चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, के जिस हालत में आप बैठे हैं उसी हालत में या उसी सिचुएशन के मुताबिक सेंटेंस जो है उसकी लेंथ चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द आइडिया डिमांड्स लिटिल इन्फॉर्मेशन सो द सेंटेंस विल बी शॉर्ट। कि अगर आपका आइडिया
छोटी सी इंफॉर्मेशन से मतलब कन्वे हो रहा है तो आपका सेंटेंस शॉर्ट होगा. ऑन द अदर साइड इफ द आइडिया नीड्स मोर इंफॉर्मेशन देन मोर वर्ड्स कैन बी इंक्लूडेड इन द सेंटेंस. कि अगर आप जो है वो लंबी बात करना चाहते हैं तो फिर आप सेंटेंस की लेंथ जो है बढ़ा सकते हैं. नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं, एग्जांपल 1 2 3 4. अब आप किसी बंदे को कितनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 है आई एम बिजी टुडे, कि मैं आज के दिन मसरूफ हूँ. ठीक है. सेंटेंस नंबर 2 में उसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, आई एम बिजी टुडे एंड कैन नॉट अकम्पनी यू. सेंटेंस नंबर 3 में हमने उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन कर दी, आई एम बिजी टुडे एंड कैन नॉट अकम्पनी यू टू कराची. ठीक है. अब सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट नजर आ रहा है. आई एम बिजी टुडे एंड कैन नॉट अकम्पनी यू टू कराची बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ माई मदर. ठीक है. यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो इट मीन्स कि अब ये जो सेंटेंस है इट इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. ये ऐसा सेंटेंस है कि अगर कोई आपका दोस्त उसने आपको अपने साथ जाने की डिमांड की है या रिक्वेस्ट की है तो आप अगर ये पूरा सेंटेंस लिखकर उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करते हैं या डिनाई करते हैं तो वो बंदा नाराज़ नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू यूज़ फर्स्ट सेंटेंस और द सेकंड सेंटेंस तो फिर आपके रिलेशन में तनाव जो है वो आ सकता है. ठीक है. तो इससे यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने किस लेवल के सेंटेंसेस और किस लेंथ के जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने यूज़ करना है. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंसेस इज टू अवॉइड नॉमिनलाइजेशन. कि नॉमिनलाइजेशन जो है उसको अवॉइड करें. नॉमिनलाइजेशन होती क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग सेंटेंस विद सम चेंजेस इन इट. कि आप जो है वो जो जुमले का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है SVO सब्जेक्ट वर्ब और जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. मिसाल के तौर पे आप जो है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर सेंटेंस विद द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आप अपने सेंटेंस का आगाज एडजेक्टिव से या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से उसका आगाज कर रहे हैं. ठीक है. तो यू हैव मेड फ्यू चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो कि आपके सेंटेंस का मतलब के स्ट्रक्चर जो है उसको टोटली चेंज कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, इमरान खान डिसाइड्स टू स्टॉप एस्केलेशन इन द रीजन. इमरान खान यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिसाइड्स टू स्टॉप वर्ब, फ्रेज बन गई, एस्केलेशन इन द रीजन ये ऑब्जेक्ट फ्रेज बन. लेकिन सेंटेंस नंबर 2 जो है इसमें आप देखें तो उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, डिसीजन ऑफ इमरान खान ऑन स्टॉपिंग एस्केलेशन इन द रीजन. ठीक है. अब ये सारी की सारी नाउन क्लॉज है. द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट बिकॉज इट नीड्स समथिंग एल्स. ठीक है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन के रास्ते में या फिर आपके सेंटेंसेस की मतलब क्लैरिटी जो है उसकी रास्ते की रुकावट बनते हैं. ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है. और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये अगेन नॉमिनलाइजेशन है कि आपने स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है. ठीक है. डज दिस सेंटेंस साउंड कंफ्यूजिंग? ठीक है. तो ऑब्वियसली जब कभी आप लिखें तो आप अपने सेंटेंसेस को रीड आउट करें दोबारा से और आप देखें कि आपने SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो किया है या फिर आपने कहीं पे इस स्ट्रक्चर को मतलब कि चेंज किया है. और ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको फील हों कि दे आर कंफ्यूजिंग, इसमें मतलब कि डबल सब्जेक्ट आ रहा है या इसमें कुछ नॉमिनलाइजेशन है तो उनको आप चेंज करके नॉर्मलाइज कर दें. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग clarity of the sentences is to avoid wordiness, choppy sentences, noun clusters and redundant phrases. ठीक है. Effective communication needs concise, clear and complete sentences. कि जो effective communication है उसके अंदर जुमले क्या होने चाहिए? concise यानी कि छोटे जुमले, clear बिल्कुल वाजे और वो complete sense नहीं. जैसे कि ऊपर हमने वो एग्जाम्पल देखी थी I am मतलब busy वाली, और आई एम बिजी एंड कैनॉट अकम्पनी यू टू कराची टुडे बिकॉज माई मदर इज इल. ठीक है. तो इसमें अब आपको कंप्लीटनेस की एग्जांपल जो है वो आखिरी सेंटेंस में मिल रही है.
बाकी जो सारे सेंटेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट मैसेज कन्वे कर रहे हैं. In this respect, wordiness is disliked in a message which brings inconvenience on the part of the writer. कि wordiness यानी कि आप मुश्किल किस्म के अल्फाज जो है वो डिक्शनरी में से ढूंढ के या किसी अखबार में से ढूंढ के आप लिखते हैं अपने मैसेज में, तो वो डिफ़िकल्टी और इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं फॉर द रीडर. सम राइटर्स फील कि बाज़ लोग जो होते हैं उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जनाब हमने बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की वोकेबलरी और जनाब बड़े ही मुश्किल किस्म की अंग्रेज़ी में हमने ख़त लिखा है, ठीक है. बट इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ इन द फॉर्मल सिचुएशंस. की जो फॉर्मल सिचुएशन होती है, बिजनेस सिचुएशन है या फॉर्मल सिचुएशन है, उसमें ये चीज़ जो है इट इज़ नॉट समथिंग कि जिस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग जो हैं वो उनको लाइक नहीं किया जाता. So as a writer what you should do is you should avoid wordiness. कि wordiness मतलब मुश्किल किस्म के जो अल्फाज हैं उनसे आप अवॉइड करें, एंड try to keep it as simple as you can. ठीक है. The second thing is related to choppy sentences. By choppy sentences we mean uneven, कि जिसमें हमने बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमने ऊपर पैरेलल सेंटेंसेस पढ़े थे, तो सेंटेंसेस के अंदर बैलेंस होना चाहिए. एक ही टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसको आप यूज़ करें, उसको आप एम्प्लॉय करें, और उसके अंदर कोशिश करें कि सिमिलैरिटी जो है स्ट्रक्चर के अंदर हो. ऐसे ही रिडंडेंट फ्रेजेस होती हैं, उनसे आप अवॉइड करें, उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उससे अनक्लैरिटी और एम्बिग्विटी जो है वो आपके मैसेज में क्रिएट होती है. सो यूजलेस फ्रेजेस, ऐसी फ्रेजेस कि जिनका कोई मकसद नहीं होता, वो आप वैसे ही सेंटेंस की लेंथ को बढ़ाने के लिए उनको ऐड कर देते हैं. दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मैसेज वेदर इट इज़ एन ऑरल मैसेज या रिटन. ठीक है, चाहे रिटन है या चाहे ऑरल है, इस चीज़ से आप अवॉइड करें ऐसी फ्रेजेस कि जो कि बिलोंग नहीं करती इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड. द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग clarity of the sentences is to avoid the sexist language. Sexist language means कि unnecessary identification of the gender, कि आप हर चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे भी जेंडर की आइडेंटिफिकेशन करें. It takes several forms. A pronoun that denotes single sex when information being conveyed pertains equally to either both sexes. कि every student should have his notebook with him in the class. ठीक है. अब क्लास के अंदर मेल स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ फीमेल भी होती हैं. ठीक है, तो जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे एवरी स्टूडेंट शुड हैव हिज, तो हिज का जो प्रोनाउन है इट इज़ फॉर बॉयज ओनली विद हिम. अब हिम का प्रोनाउन अगेन इट इज़ अ प्रोनाउन फॉर द बॉयज ओनली. सो सच सेंटेंसेस दे शुड नॉट बी यूज्ड. ऐसे जॉब टाइटल्स हैं, तो जैसे कि फायरमैन हो गया, मेल मैन हो गया, पुलिस मैन हो गया. ठीक है, तो इसको पुलिस पर्सन, मेल पर्सन, फायर पर्सन जो है वो आप मतलब क्या, पर्सन एक ऐसा वर्ड है कि दैट इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल. ऐसे चेयर मैन का वर्ड है. ठीक है, तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है, चेयर पर्सन में चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, ऐसे फायर है, फायरमैन तो इसको हम फायर फाइटर कह देते हैं. ठीक है, फायर फाइटर का जो वर्ड है ये भी एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है. ठीक है, फायर पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फायर फाइटर का जो वर्ड है वो अच्छा लगता है. ठीक है, सिंगल सेक्स प्रोनाउन इन कंजंक्शन विद द न्यूट्रल जॉब टाइटल, सो दैट इम्प्लीकेशन के जॉब टाइटल्स जो हैं वो भी न्यूट्रल होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि नर्स जो है वो अवोक हर, तो द नर्स अवोक मतलब देयर पेशेंट आप कर लें. ठीक है, एनी अदर यूज ऑफ लैंग्वेज दैट अननेसेसरली और एंड आर्बिट्ररीली मेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन. के अर्ली मैन यूज टू यूज अ सिस्टम ऑफ जेस्चर्स टू कम्युनिकेट. अब अर्ली मैन तो सिर्फ उसमें नहीं था ना, वुमेन भी थी ना, तो अर्ली ह्यूमन बींग्स जब आप लिखेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो सारे जो इंसान हैं जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं वो उसमें रेफर हो जाएंगी. ठीक है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो हैं या इस किस्म के प्रोनाउंस के जो कि ऐसी जगह पे
जेंडर को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे जनरल बात हो रही होती है, जहाँ पे मर्द और औरतों दोनों की बात हो रही होती है, लेकिन आप प्रोनाउन ऐसा इस्तेमाल करते हो जो कि एक जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। और एक जेंडर से मुराद सिर्फ मर्द ही है, क्योंकि जो आजकल का माशरा है उसमें फेमिनिज्म की मूवमेंट मतलब कि चल रही है, और आपको पता होगा कि फेमिनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई औरतों के पास भी बराबर जो है वो राइट्स होने चाहिए, और हर एक चीज़ जो है उसमें औरतों का रोल है। तो आप ऐसे जितने जॉब टाइटल्स हैं उनमें से भी आप जो है ये मतलब कि मैन हटाएं और वहाँ पे पर्सन लिखें या ह्यूमन लिखें, ताकि पता चले कि इसमें औरतें भी शामिल हैं, ना कि ऐसा ना हो कि आपने औरतों को जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे अब टाइटल्स कुछ आपको या जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि फायरमैन की जगह पे आप जो है फायर फाइटर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पुलिस मैन की जगह पे आप पुलिस ऑफिसर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अब ऑफिसर कहेंगे तो इससे मुराद जो है वो मैन एंड वुमन के दोनों हो सकते हैं। ऐसे मेल मैन जो है उसको आप मेल पर्सन भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्वर्ड लगता है, तो आप इसको पोस्टल वर्कर कह दें। और ऐसे ही क्लीनिंग वुमन जो है उसको आप हाउस क्लीनर, ऑफिस क्लीनर, कस्टोडियन, इस किस्म के वर्ड्स जो हैं, ठीक है, they can be used. The next important point regarding clarity of the sentences is to avoid garden path sentences. Garden path sentences are those sentences that can have multiple meanings and multiple interpretations. के ऐसे जुमले कि जिनके बेतहाशा मतलब और बेतहाशा जो है वो मीनिंग्स निकल सकते हैं, उनको आप गार्डन पाथ सेंटेंसेस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर पर्टिकुलरली उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस को इफ़ यू लुक एट इट, तो अगर यहाँ से हम कॉमा हटा दें तो अब इसका मीनिंग जो है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का मीनिंग है। अब वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, अब इसको अगर हम ये कहें, यहाँ पे हम एक मतलब कि कॉमा लगा दें, अब वुमन विदाउट हर मैन कि एक औरत अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसका मीनिंग बनेगा अ वुमन एक औरत विदाउट हर मैन अपने मर्द के बगैर मतलब कुछ भी नहीं है। और यही जो मतलब के कॉमा है, इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ कि अ वुमन विदाउट हर, और यहाँ से मैं कॉमा हटा दूँ, मैन हैज़ नथिंग, तो ये अब इसका मतलब बनता है कि एक औरत के बगैर आदमी जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। इस टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम गार्डन पाथ सेंटेंसेस कहते हैं, एंड दे शुड बी अवॉइडेड। यू इनकाउंटर एन एम्बिगुअस पार्ट दैट हैज़ मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे सेंटेंस से हमारा सामना होता है कि जिसके मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स बनते हैं। तो एज अ राइटर, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। अब जब आप इस किस्म का सेंटेंस मतलब कि पढ़ते हो तो आपके जहन में एक मतलब बन जाता है। ठीक है, हाउएवर एज यू कंटिन्यू रीडिंग, जब आप आगे पढ़ते जाते हो तो जो आगे की बातें लिखी होती हैं उससे वो जो पिछला सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वापस आपको उसके पास जाना पड़ता है, और ऐसे में मसाइल जो हैं वो रीडर के लिए क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो एज अ राइटर यू शुड अवॉइड गार्डन पाथ सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस लिखा है, गार्डन पाथ सेंटेंस है, द हॉर्स विच रेस्ड पास द बॉर्न फेल डाउन। ठीक है, this sentence is a garden path sentence because when a reader begins reading it, they generally start by assuming that raced is an active verb. However, once the reader reaches the word fell, they realize that raced cannot be active, otherwise the sentence would be ungrammatical. क्योंकि दो वर्ब आ गए। ठीक है, the reader then has to reprocess the sentence before they are able to identify the correct interpretation for it, where the verb raced is passive. ठीक है, आगे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, गार्डन पाथ सेंटेंसेस हैं और उनका मीनिंग जो है, तो आप इन सेंटेंसेस को जब आप मतलब के देखते हो
तो हमें नहीं पता चलता कि ये सेंटेंस से वाकई यही मीनिंग है जो कि इसके सामने लिखा है। द फ्लोरिस्ट सेंट द फ्लावर्स वाज प्लीज्ड। नाउ वी डू नॉट नो कि इसमें बंदा क्या बात करना चाह रहा है। अब एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है? द फ्लोरिस्ट हु वाज सेंट द फ्लावर्स वाज प्लीज, कि वो फूलों वाला जिसको फूल भेजे गए वो खुश हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका कोई मीनिंग जो है वो समझ नहीं आ रहा। When John called his old mother was happy. Now we do not know कि जॉन के कॉल करने से जॉन हैप्पी हुआ या उसकी ओल्ड मदर हैप्पी हुई। ठीक है, तो एक पंक्चुएशन जैसे कि ऊपर मैंने आपको सेंटेंस एग्जांपल दी, अब वो मैंने विदाउट हर मैंने कहते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है ना कि यहाँ पे जब आप मतलब कि कॉमा लगाएंगे तो फिर उसका मीनिंग जो है क्लियर होगा। बिकॉज ही ऑलवेज जॉग्स अ माइल सीम्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टू हिम। ठीक है, अगेन मसला कॉमे का है। बिकॉज ही ऑलवेज जॉग्स, क्योंकि वो हमेशा जॉग करता है। अ माइल सीम्स लाइक अ शॉर्ट डिस्टेंस। और अगर हम इसको कह दें बिकॉज ही ऑलवेज जॉग्स अ माइल सीम्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टू हिम। ठीक है, क्योंकि वो 1 मील रोजाना दौड़ता है, लिहाजा ये इसको फासला कम लगता है। तो अब यहाँ पे फासले की जो लेंथ है वो अनस्पेसिफाइड है और हमें लगता है कि ये जो माइल है ये फासला नहीं बल्कि किसी और फासले की बात हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। गार्डन पास सेंटेंसेस दे शुड बी अवॉइडेड। 4.2 इज क्लैरिटी ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर द रीडर्स, कि जो रीडर्स हैं उनके लिए पैराग्राफ्स जो हैं वो आपने कैसे क्लियर पैराग्राफ जो हैं उनको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने पैराग्राफ राइटिंग ऑलरेडी इन इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 आई गेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, तो यू नो दैट अ पैराग्राफ इट हैज़ अ स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस, इट हैज़ सपोर्टिंग डिटेल एंड इट हैज़ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के अंदर होती हैं। और एक वो चीज़ जो कि पैराग्राफ को पैराग्राफ बनाती है वो होती है कोहेरेंस, कि जब तक पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस नहीं होगी उस वक्त तक वी बिलीव दैट दिस पैराग्राफ इज नॉट एक्चुअली अ पैराग्राफ दैट वी इंटेंड टू राइट। ठीक है, तो सेंटेंसेस दे गैदर टू मेक अ पैराग्राफ। के पैराग्राफ होता क्या है? जुमलों का कम्बिनेशन होता है, कि जुमले इकट्ठे होते हैं और जुमले मिलकर जो है वो पैराग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, ईच पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेंटेंसेस वेरिंग फ्रॉम 5 to 15 and 20 ऑफ देम, कि एक मतलब कि पैराग्राफ जो है उसकी लेंथ 5 जुमले, 15 जुमले, 20 जुमले, यहाँ तक इसमें कहीं पे भी उसकी लेंथ जो है वो हो सकती है। बट द रीजनेबल लेंथ ऑफ गुड पैराग्राफ इज बिटवीन 6 to 9 लाइन्स। लेकिन एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है, जो रीजनेबल लेंथ है, वो 6 से 9 लाइनों के बीच में होती है। ठीक है, क्लैरिटी ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। क्लैरिटी कम्स विद क्लियर थिंकिंग। जब आपकी सोच क्लियर होगी, जब आपको पता होगा कि व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली वांट टू कन्वे, तो फिर आपका पैराग्राफ या आपके सेंटेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर होंगे और आपको पता होगा कि आपने अपने डेटा को या जो अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जब कभी भी आप लिखते हैं पैराग्राफ, तो जो सबसे बड़ा मसला होता है पैराग्राफ राइटिंग के साथ या फिर आपके पैराग्राफ के साथ, वो होता है इनकोहेरेंस, कि आपका पैराग्राफ जो है उसके अंदर यूनिटी नहीं है, उसके अंदर कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस क्या होती है कि आप ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हो कि जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से चीज़ें जो है वो यूनिफाइड होल बन जाती हैं, आपस में मिलती हैं, यकजा होती हैं। A lot of information is loaded in the paragraph which is not necessary and relevant for that paragraph. On one other negligence most of the writers do is that they write a paragraph at different intervals of time. कि एक जो गलती राइटर्स से होती है वो ये होती है कि वो एक ही पैराग्राफ को उन्होंने लिखना शुरू किया, आधा लिखा, फिर वो कहीं और चले गए, वापस आए और फिर दोबारा उस पैराग्राफ को लिखना रिज्यूम किया। ठीक है, तो इससे होता यह है कि जो नेचुरल फ्लो है, आपकी थॉट्स का जो नेचुरल फ्लो होता है वो मुतासिर होता है और वो रुक जाता है। तो यू शुड नॉट डू दिस, कि जब कभी भी आप लिखना शुरू करें तो आप उसको इकट्ठा लिखें। सेकेंडली, जो दूसरी गलती होती है, सम राइटर्स राइट
a paragraph in one go, but they do not review it or get it proofread by someone else. कि जो राइटर्स होते हैं वो पैराग्राफ लिखते तो वन गो में, लेकिन वो खुद उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करते, ना ही उसको दोबारा देखते हैं, और ना ही किसी थर्ड पार्टी को जो है मतलब के इंगेज करते हैं उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। जब कभी भी आप लिखें तो आप किसी थर्ड इंडिविजुअल को अपनी राइटिंग या अपना पैराग्राफ लाजमी दिखाएं, वहाँ पे वो थर्ड पर्सन जो है वो उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिनको हम ओवरलुक करते हैं। Therefore, if the writer follows these guidelines, their paragraph will be very clear. Otherwise, their unclarity will create embarrassment for the reader. कि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया, आपने इन वन को लिखा, लिखने के बाद आपने उसको प्रूफ रीड किया, आपने किसी थर्ड पर्सन से प्रूफ रीड करवाया, तो फिर मिस्टेक्स जो हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, और एम्बैरसमेंट जो है, शर्मसारी जो है, उससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। As the reader, I am not sure where this idea is coming from in the paragraph 2. I think it might make more sense to me if you introduce some evidence for your statement in the previous paragraph. ये लाइन लिखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप कोई बात करने लगें तो उसका एक पीछे बैकग्राउंड सेट होना चाहिए। रीडर चूँकि फ्लो में पढ़ रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि आगे कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें ऐसे राइटिंग आपने पढ़ा है, उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, और इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम बता देते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या बातें की जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग क्लैरिटी ऑफ द पैराग्राफ्स इज पुटिंग द टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट, कि जो सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए आपका वो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ रूल एंड इट इज़ नॉट 100% एप्लीकेबल, कि 100% जो है ये एप्लीकेबल नहीं है कि आपके जो अपना मतलब कि पैराग्राफ है उसका पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। समटाइम्स यू डिविएट फ्रॉम इट, बाज़ बात आप इससे डिविएट करते हो, और सिचुएशन जो होती है वो ये है कि आपका टॉपिक सेंटेंस कहीं मिडल में आता है या दूसरा सेंटेंस होता है, या फिर बाज़ सिचुएशन में, वेरी रेयर दो इट हैपन्स, लेकिन बाज़ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आखिरी सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का वो टॉपिक सेंटेंस होता है। लेकिन टेक्निकल राइटिंग इज़ अ बिट डिफरेंट। टेक्निकल राइटिंग में आपने आगाज़ ही टॉपिक सेंटेंस से करना होता है। द टॉपिक सेंटेंस विल प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे देता है, रीडर को पता चल जाता है कि जनाब के पूरे डॉक्यूमेंट में या पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है। और अगर आपने टॉपिक सेंटेंस शुरू में दे दिया है तो जो आपका रीडर है उसके लिए इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ईजी हो जाएगा। समटाइम्स द बफर और नेचुरल न्यूट्रल स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन सम केसेस, के बाद ज़रूरत होती है कि आप किसी न्यूट्रल स्टेटमेंट से आगाज़ करें। तो ऐसे केस में ठीक है आपने आगाज़ कर लिया, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है उसको फिर आप टॉपिक सेंटेंस के तौर पे लाजमी इंट्रोड्यूस करें। दूसरे सेंटेंस से आगे टेक्निकल राइटिंग में आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस डज नॉट हैव समथिंग रिलेटेड टू और as an introduction to the topic, it is not likely by the experts and the readers will have to encounter hard with the information provided to get clarity of the topic. तो आगाज़ जो है वो भी relevant sentence से ही होना चाहिए। The next important thing regarding clear paragraph is coherence in the paragraph structure. तो जो सबसे अहम चीज़ है बेटा पैराग्राफ राइटिंग में वो होती है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे एक जंजीर होती है ना, ठीक है, जंजीर में एक उसकी जो मतलब के ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, इंटरलिंक्ड होता है, और उसकी पोजीशन या उसकी प्लेस जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज़ लिंक्ड लाइक अ चेन। तो एक मतलब कि पैराग्राफ जो है वो भी एक जंजीर की मानद होता है, और जंजीर की मानद ऐसे होता है कि एक सेंटेंस जो है उसको दूसरे सेंटेंस के साथ बिल्कुल ऐसे ही इंटरलिंक्ड होना चाहिए
कि जैसे जंजीर के ब्लॉक्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो कोहेरेंस का काम है, ये कोहेरेंस का काम सर अंजाम देते हैं कोहेसिव डिवाइसेस, ठीक है। कोहेसिव डिवाइसेस में आपको पता है कि एंड, बट, और, देयरफॉर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, हेंस, इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये मतलब के ग्लू का काम करते हैं और ये आपकी वो जो लेयर्स होती हैं, जो सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ के, उनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ fact that coherence in the paragraph is inevitable because it gives beauty and clarity to the writing। तो आपकी जो पैराग्राफ्स हैं उसमें अगर कोहेरेंस होगी तो उससे राइटिंग में ब्यूटी आती है और उससे राइटिंग में क्लैरिटी आती है, ठीक है। humdrum and incoherent sentences selected for a paragraph are like an army of different languages and different cultural backgrounds who have no uniformity and likeness, ठीक है। कि अगर आपने इनकोहेरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाली फ़ौज आपने इकट्ठी कर ली है और जब हमला होगा यानी कि जब राइटर पढ़ेगा तो वो सेंटेंसेस सारे के सारे मतलब कि डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। वो अपना जो मीनिंग है जो कि उन्होंने कन्वे करना है वो उस मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएंगे। ओके, such type of multicolored army cannot be considered as a one whole unit of organized system। कि इस किस्म की जो मल्टी कलर्ड आर्मी होती है तो उसको आप जो है वो यूनिफाइड उसके तौर पे आप नहीं ले सकते। देखें ना, इब्राहिम लोधी ने जब ज़हीरुद्दीन बाबर का मुकाबला किया तो ज़हीरुद्दीन बाबर के पास तो 10,000 फौजी थे और इब्राहिम लोधी की फ़ौज जो थी वो लाख से ज़्यादा की थी, ठीक है। लेकिन इशू ये था कि इब्राहिम लोधी की जो फ़ौज थी वो उसकी अपनी ज़ाती फ़ौज नहीं थी बल्कि वो मुख्तलिफ राज्यों से जो है उसने सोल्जर्स इकट्ठे किए थे और हर एक का लड़ने का अंदाज मुख्तलिफ था। तो बाबर के 10,000 फौजी जो थे वो वेल ट्रेंड थे, वेल इक्विप्ड थे और वो एक ही ज़बान बोलने वाले और एक मकसद के लिए लड़ने वाले लोग थे और उन्होंने मतलब कि 10,000 फौजियों ने 1 लाख फौजियों को शिकस्त दे दी थी, ठीक है। In this respect, the technical writer attempts to create a natural connection between the sentence based on the importance of the idea from top to bottom. When the intended reader reads a message which is coherent and has flow of information in the natural manner, it satisfies the reader and makes communication successful। कि जब आपका रीडर एक ऐसा मैसेज पढ़ता है कि जिसमें एक नेचुरल फ्लो होता है, जिसमें एक कोहेरेंस है, तो रीडर जो है वो सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, उसको मुसर्रत महसूस होती है, उसको खुशी महसूस होती है और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे सक्सेसफुली अपना मकसद जो है वो उसको हासिल करने में कामयाब हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड स्टाइल। ग्लोबलाइजेशन एंड स्टाइल में हम बात करेंगे चॉइस ऑफ टोन फॉर रीडर। The tone of the message has basic importance as in the non-verbal communication। कि जो non-verbal communication होती है उसमें भी लहजा जो है, लहजा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका लहजा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है राइटिंग में भी, ठीक है। A sarcastic smile may have very serious reaction for the audience who without speaking any single word has changed the behavior of the people। कि आप अगर किसी पे तंजिया मुस्कुराहट करेंगे, तंजिया तौर पर आप किसी पे स्माइल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके नतीजे में आपने हालांकि कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला लेकिन आपने तंजन किसी पे हंसा है तो ऑब्वियसली उस बंदे के साथ रिलेशन तो आपका चेंज हो गया ना, ठीक है। लोग रिएक्ट करेंगे, ऑडियंस रिएक्ट करेगी और आपका एक नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो आपके बीच में डेवलप हो जाएंगी। It is said that unspoken words and gestures are very strong in expression than words themselves. In message with negative response or negative encoding, especially need a very positive tone for the reader। अगर आप कोई नेगेटिव मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, इट इज़ अ नेगेटिव मैसेज, बात नेगेटिव है, मनफी में है, तो उसके लिए
टोन जो है वो पॉजिटिव रखें, ठीक है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं गुस्से से कहूँ गेट आउट ऑफ माय क्लास, एक दफ़ा आपको हफ्ते में क्लास से बाहर निकालूँ या पूरे सेमेस्टर में एक दफ़ा क्लास से बाहर निकालूँ, तो आप उस चीज़ को जो है वो पूरा सेमेस्टर नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे कहूँ कि वुड यू माइंड गोइंग आउट ऑफ द क्लास, तो आप आराम से क्लास से बाहर भी निकल जाएंगे और आप इस चीज़ को महसूस भी नहीं करेंगे। और मैं चाहे बेशक आपको इसी लहजे में बाहर निकालता रहूँ, हर रोज़ निकालता रहूँ, यू विल नॉट माइंड इट, क्योंकि लहजा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। A general principle to select an appropriate tone is to behave always with the positive tone, whether you are in anger or pleasure, कि चाहे आप गुस्से में हो चाहे आप खुशी में हो, तो हमेशा अपना लहजा पॉजिटिव रखें। इसमें आपने जो थे वो कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी और आपको पता है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव टोन नेगेटिव कॉनोटेशन रखते हैं, कौन से वर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव कॉनोटेशन रखते हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें रिटन मैसेज में जो कि पॉजिटिव कनोटेशन रखते हैं, और वो फिर आपके मैसेज में एक पॉजिटिव किस्म की टोन जो है वो उसको लेकर आएंगे। Sometimes serious tones are required in some cases, particularly when the audience does not bother the request of the speaker or the writer and the image of the writer is at risk, or otherwise in all of the other situations the positive tone is appreciated। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको लहजा सीरियस अपनाना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी बात को सीरियस नहीं ले रही, ठीक है। लेकिन ओवरऑल या तकरीबन जितनी भी मतलब कि नॉर्मल किस्म की सिचुएशन होती है उसके अंदर आपको ये करना है कि आपने अपना लहजा पॉजिटिव रखना है, आपने सीरियस या नेगेटिव लहजा जो है वो नहीं अपनाना, ठीक है। द पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ दिस चैप्टर इज एथिक्स एंड स्टाइल। के एथिक्स का आपने क्या ख्याल रखना है और स्टाइल आपने कौन सा अपनाना है वाइल राइटिंग अ मैसेज। जी, तो एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात और स्टाइल का मतलब है अंदाज। तो जहाँ तक अखलाकियात का ताल्लुक है तो हर एक फील्ड जितनी भी फील्ड्स होती हैं उसमें एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नेगेटिविटी जो है मतलब कि मनफी सोच जो है और जो वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स है कि बाकी लोग जो हैं उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है उसको रोकने के लिए जो अखलाकियात का दायरा है उसको हमेशा हर एक फील्ड के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है इसके अंदर भी ऑब्वियसली एथिक्स जो है उसका एक अपना रोल है। सो इन दिस कंसर्न द राइटर शुड बी पोलाइट। तो जहाँ तक राइटिंग की अखलाकियात हैं तो आपको यू शुड बी पोलाइट। नंबर 1 पे पोलाइटनेस इसका रोल है एथिक्स का। दूसरी चीज़ है यू शुड बी ऑनेस्ट इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, के जो भी आप इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। देखें, जब कभी भी हम टेक्निकल राइटिंग लिखते हैं तो आपको पता ही है कि ये रिपोर्ट्स होती हैं, मेमोज होते हैं, या फिर इसके अंदर बाकी आपने यूज़र मैनुअल हमने लिखना सिखाया तो उसमें हम इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं, ठीक है। तो वी शुड बी ऑनेस्ट कि वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर इट शुड बी ऑनेस्ट, फेयर इन डीलिंग विद द ऑडियंस, और जो ऑडियंस हैं उनके साथ आपकी डीलिंग्स जो हैं वो फेयर होनी चाहिए कि आप उनको मतलब कि धोखा ना दें, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द वैरायटी ऑफ राइटिंग जॉनर्स, रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम वन टू द अदर। मतलब कि मैगजीन्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम बाकी मैगजीन से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मिसाल है जी अखबार की, ये अखबार आपने छापना है, ठीक है। तो अखबार ज़ाहिर है अब एक तो नहीं छपता, एक्सप्रेस भी छपता है, जंग भी छपता है, वक्त भी है, ठीक है, और साफ भी है, बेताशा अखबार हैं, ठीक है। तो अब एक अखबार वाला जब मेहनत करके अखबार बना लेता है तो दूसरा अखबार वाला सिंपली उसकी ही हेडिंग्स को कॉपी कर सकता है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो चीज़ हमें ऐसा करने से रोकती है वो एथिक्स है, वो अखलाकियात है जो कि एक राइटर को और एक एडिटर को ये हरकत करने से रोकती है कि तुमने इस चीज़ को कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करते हैं तो वो फिर प्लेजरिज्म की फील्ड में आता है। तो आप वही इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करें जो कि आपने फील्ड से हासिल की है, जिसको आपने खुद इकट्ठा किया है, और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपने हाइड नहीं करना बल्कि आपने लोगों के सामने
प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि ऑब्जेक्टिविटी आपके स्टाइल के अंदर होनी चाहिए। द राइटर शुड बी ऑब्जेक्टिव बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ राइटिंग, कि आप जो है वो सब्जेक्टिविटी यानी कि आपकी ज़ाती पसंद या नापसंद जो है वो इसके अंदर टेक्निकल राइटिंग जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो अपनानी है इसमें। जहाँ तक स्टाइल का ताल्लुक है, तो जो भी चीज़ हम लिखने जाते हैं तो उसका एक यूनिवर्सल किस्म का स्टाइल बना होता है। फॉर एग्जांपल लेटर का एक जो है पैटर्न है, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी चले जाएं तो उसके 2-3 पैटर्न हैं, उनमें से एक मतलब के पैटर्न जो है उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं, मेमोरेंडम हो गया, रिपोर्ट होगी, उनके कुछ जो है वो सेट किस्म के पैटर्न हैं और उन्हीं पैटर्न्स को हर जगह पे फॉलो किया जाता है। तो उसी राइटिंग स्टाइल को आप भी अडॉप्ट करें जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा ऑलरेडी इस पर बात भी हो चुकी है, मतलब कि जॉर्गन्स जो होते हैं, इधर उधर की बातें, टेक्निकल किस्म की टर्म्स जो हैं जो कि एक्सक्लूड करती हैं रीडर को, कि उसको उनका मतलब नहीं समझ आ रहा होता, उनको आप जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि ये मतलब कि कंफ्यूजिंग है। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो अनएथिकल, कि ये अखलाकियात के दायरे से भी बाहर है कि आप ऐसी टर्म्स या ऐसी लैंग्वेज में ख़त लिख रहे हैं कि अगले बंदे को आपकी समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कभी भी हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो उसका मकसद हमारा क्या होता है, कम्युनिकेट करना, अपना आइडिया जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचाना। तो अगर आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऑब्वियसली फिर मुश्किल हो जाएगा। और इन केस के अगर मजबूरन इन केस इफ़ यू मस्ट यूज़ जार्गनिस्टिक टर्म्स, अगर आपकी मजबूरी है कि आपने मुश्किल टर्म्स उसके अंदर इंक्लूड करनी है, तो फिर उसके लिए ग्लासरी जो है वो उसको आप इंक्लूड करें कि मुश्किल वर्ड्स जो हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनका मतलब जो है आप उनकी डेफिनेशन वगैरह आप उसी टेक्स्ट के आखिर पे दें, ताकि लोगों को जो है उन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यूज़ दी एक्टिव वॉइस, के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। यूज़ दी सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर, ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है कि SVO जो है ढांचा, उसको आपने इस्तेमाल करना है, दूसरे ढांचे को इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट यूज़ वीजल वर्ड्स। वीजल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने वर्ड है पॉसिबली, कि ऐसा मुमकिन है, मे बी शायद, परहैप्स शायद, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि रीडर के माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं। तो इन वर्ड्स का जो यूज़ है टेक्निकल राइटिंग में आप अवॉइड करें। यूज़ इम्पेरेटिव्स, कि जब कभी भी आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल या यूज़र मैनुअल लिख रहे हो तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, जो कि हुक्मिया जुमले होते हैं जिसमें ऑर्डर होता है। क्लियरली इंडिकेट दैट यू आर द रीजनेबल एजेंट, और इंडिकेट करें, बताएं कि आप जो है वो जिम्मेदार शख्स हैं और आप जो है वो जो भी चीज़ें हैं उनकी आप जिम्मेदारी लेंगे। नीचे कुछ चीज़ें एग्जांपल्स की फॉर्म में मतलब कि बॉक्स में लिखी गई हैं, इनको काइंडली ज़रा नज़र मारें। सेंटेंस नंबर जो आपके पास इस वक्त पैराग्राफ नंबर 1 है, अगर आप इसको रीडिंग दें तो आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, इन एक्सप्रेशंस पे आपने फोकस करना है, दैट वी सप्लाई, ठीक है, दिस सजेशन इज एक्सीलेंट, यू हैव क्लियरली मेड द केस, मेक एन अपॉइंटमेंट विद मी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है इन सारे सेंटेंसेस में, और ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमें ये लगता है कि जो राइटर है, जो बंदा मैसेज लिख रहा है, ठीक है, वो अथॉरिटी में है, ठीक है, वो अथॉरिटी में है, उसके पास इख्तियार है और वो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी रखता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यही मैसेज पैसिव वॉइस में लिखा, अगर आप यही मैसेज किसी हायर अप को लिख रहे हैं, ठीक है, कि जो कि आपसे ऊंची पोस्ट पे है, तो आप इसी को पैसिव वॉइस में लिखेंगे, ठीक है। उसमें फिर आप हुक्म, आप ज़ाहिर है जो बंदा आपसे ऊपर है उसको आप हुक्म नहीं दे सकते, ठीक है, उसमें आप फिर जो है पैसिव वॉइस का, वीजल वर्ड्स का यूज़ भी करेंगे, ठीक है, लंबे जुमले थोड़े लिखेंगे। और उसकी एग्जांपल ये होगी, द प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट लैपटॉप्स इन आवर डिपार्टमेंट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, द ergonomic benefits of the screens are not seen as offsetting the potential disruption,
that will be caused by migration of files to the new machines. The large footprint of docking station has been suggested as possible problem for our employees due to their already restricted desk space. Because of the need for action on computer replacement is necessary, a meeting will be scheduled next week to discuss this. ठीक है, अब ये जो टोन है ये थोड़ी सी मतलब कि पोलाइट है, पैसिव में है, और इसी को जो है अगर हम कंपेयर टू दिस फोर्सफुल, अगर आपने थोड़ी सी फोर्स से इसी चीज़ को बताना है, रिजेक्शन को, द स्टीयरिंग कमेटी एंड आई रिजेक्ट द लैपटॉप प्रपोजल. You have not included enough convincing data, morale or workflow, and you have not dealt with workflow disruption and large size of dickering station. Make an appointment to me if necessary. ठीक है, तो अगेन अथॉरिटेटिव किस्म की टोन है, तो हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर से यानी कि कोई हायर अप बंदा जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिख रहा है. ठीक है, और जो ये आपको मिडिल में यानी कि ऊपर वाला पैराग्राफ जो है, इट सीम्स के किसी लोअर बंदे ने ऊपर को लिखा है. ठीक है, द पर्सनल टोन इम्प्लाइज दैट द रीडर एंड द राइटर आर इक्वल. कि वो जो पर्सनल टोन है कि आई मैंने रिजेक्ट किया है और ये, तो इसका मतलब ये है कि रीडर और राइटर जो है वो इक्वल अथॉरिटी रखते हैं. या फिर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर द रीडर टू मेक स्टाइल पर्सनल. यूज एक्टिव वॉइस. ठीक है, वही बातें हैं, दोबारा मजीद एग्जांपल्स हैं टोन की. इसको आप प्लीज़ गिव इट अ रीडिंग इन योर फ्री टाइम. ठीक है, जो आई जहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आप नाम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल टोन. ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो ज़ाती जो आपका एक रिलेशन है या जो एक मतलब कि हम पल्ला लोग हैं, बराबरी है, जहाँ पे वहाँ पे यूज़ होता है. तो इम्पर्सनल, इसकी जो अपोजिट होती है वो होती है इम्पर्सनल टोन. इम्पर्सनल टोन इम्प्लाइज दैट द राइटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और दैट द सिचुएशन इज़ न्यूट्रल. इम्पर्सनल टोन का मतलब ये है कि जो लिखने वाला है उसकी अहमियत मतलब के कम है और जो मैसेज है वो अहमियत ज़्यादा रखता है. यूज दिस टोन व्हेन यू वांट टू डाउन प्ले पर्सनैलिटीज इन द सिचुएशन टू मेक द टोन इम्पर्सनल. डू नॉट यूज नेम्स स्पेशली फर्स्ट नेम्स. कि जब आप इम्पर्सनल होना चाहें यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहें तो उसमें आपने नाम का इस्तेमाल नहीं करना. डू नॉट यूज पर्सनल प्रोनाउन के आई वी, इसको आपने यूज़ नहीं करना. यूज द पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें और यूज लॉन्गर सेंटेंसेस. एग्जाम्पल नीचे लिखी है. ठीक है, ऊपर भी हमने एग्जाम्पल पढ़ ली इसकी. ठीक है, तो दो टोन्स होती हैं, पर्सनल टोन एंड इम्पर्सनल टोन. इसके बाद वर्कशीट है, वर्कशीट फॉर स्टाइल. प्लीज look at it in your free time. ठीक है, we are going to move to next topic which is अच्छा जी अभी तक चल रही है 4.6 focus on bias in language. bias का मतलब क्या होता है, पसंद या नापसंद. ठीक है, कि मतलब कि बाइस्ड होते हैं ना हम लोग, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इन द रियल जो वर्ल्ड है उसमें आप देखें कि अगर कोई बंदा उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, उसका रंग जो है गोरा है, उसके नैन नक्श अच्छे हैं, तो वैसे ही उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ठीक है, और वो लोग कि जिनकी अपीयरेंस थोड़ी अच्छी नहीं होती, हम वैसे ही उनकी जानिब जो है वो बाइस्ड होते हैं कि यार कि नहीं. बाज़ लोगों का इशू क्या होता है कि वो एथनिसिटी को देखते हैं, एथनिसिटी की जानिब उनकी बायसनेस होती है. कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर पंजाबी तो आप ये कहेंगे कि यार ये अपना सिंधी सारे नालायक होते हैं, पठान सारे जो हैं ये देखो उन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है हर जगह. गुस्से में पठान मतलब कि बलोची जो हैं वो ये कहेंगे कि ये जितने पाकिस्तानी हैं, सिंधी हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे पठान हैं, इनको हमारे आने का कोई हक नहीं है. ठीक है, और इनको जो है वो अपने अपने सूबे में रहना चाहिए. ऐसे ये एथनिक मतलब के बेसिस पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वी आर बाइस्ड. तो जहाँ तक टेक्निकल राइटिंग है तो इसमें हमें बाइसनेस का जो एलिमेंट है कि जो हमारी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं कि हम किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को या किसी बंदे के बारे में
अगर वो हमें अच्छा लग रहा है या हमें बुरा लग रहा है, तो हमने अपना वो लाइकनेस या डिसलाइकनेस जो है उसको हमने रिफ्लेक्ट नहीं करना, बल्कि उसको हमने कोशिश करनी है कि इट शुड बी अवॉइडेड, कि ये ना हो। जी, तो अगर आपकी लैंग्वेज बाइस्ड होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका एटीट्यूड जो है वो भी बाइस्ड हो जाता है। तो in order to avoid a biased attitude toward anybody, what you should be doing is you should be avoiding biased language. जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम APA कहते हैं, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं वाइल राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट, तो उसका ये जो मतलब कि लैंग्वेज बायस है उसके बारे में उनका ये कहना है दैट द मोस्ट बेसिक रूल फोकसेस ऑन एक्सक्लूजन, के जब लैंग्वेज किसी एक ग्रुप को, किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक पार्टी को एक्सक्लूड करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि उनके बारे में वो बात नहीं करती, उनको वो इग्नोर करता है डॉक्यूमेंट, तो इट मीन्स कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बाइस्ड है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट मेक्स समवन फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ ग्रुप नीड्स टू बी रिवाइज्ड, एक ऐसा जुमला जो कि किसी इंडिविजुअल को एक ग्रुप में से एक्सक्लूड कर दे, निकाल दे, कि भाई जो जो लोग जिनमें ये नहीं होती तो वो हमारे मतलब ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि द फीलिंग इज़ ऑफ्टन अनकम्फर्टेबल, कि इस किस्म की सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद एक अनकम्फर्टेबल किस्म की फीलिंग जो है वो जनरेट होती है रीडर के अंदर, ठीक है। एंड यू शुड नॉट राइट दीज सेंटेंस दैट गिव दैट फीलिंग टू दी अदर्स, कि बाकी लोगों में जो चीज़ें इस किस्म की फीलिंग्स जनरेट करती हैं, इस किस्म के सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। डिस्क्राइब पीपल एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्पेसिफिटी, ठीक है। लैंग्वेज बाइस को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को अप्रोप्रिएट अंदाज में उनको डिस्क्राइब करें। दिस गाइडलाइन हेल्प्स वेन एवर यू हैव टू डिस्क्राइब people. Technical writing has always encouraged a precise description of technical objects, कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यू शुड अप्लाई द सेम प्रिंसिपल टू द पीपल हु यूज एंड आर अफेक्टेड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स। सो व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन ऑफ बोथ सेक्सेस से मैन एंड वुमेन एंड नॉट जस्ट मैन, कि अगर आप सिर्फ मैन की बात करेंगे तो फिर वुमेन जो है उसमें से एक्सक्लूडेड फील करेंगी, तो या तो आप ह्यूमंस का वर्ड यूज़ करें या फिर आप मैन एंड वुमेन जो है वो इस टाइप के अल्फाज यूज़ करें, ताकि एक्सक्लूजन जो है किसी की ना हो, ठीक है। बी सेंसिटिव टू लेबल्स, के जो लेबल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सेंसिटिव रहें। अगर आप लैंग्वेज में से बाइस को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो लेबल्स होते हैं किसी के ऊपर जो लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने अक्सर सुना होगा तेरा पठान दिमाग है, तो अब ये पठान दिमाग है, इट इज़ अ लेबल, ठीक है। या हम मतलब कि सरदारों की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने एक लेबल लगा दिया है कि जितने भी सरदार होंगे सिख जो हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे बेवकूफ़ होते हैं। पठानों के बारे में हमने ये एक एटीट्यूड अपना लिया कि जनाब इन्हों का दिमाग कोई नहीं होता, ठीक। तो ये सब मतलब के बाइसेस हैं, लैंग्वेज की बाइसेस हैं, लोगों की बाइसेस हैं, ठीक है। तो इस किस्म के जो लेबल्स हैं, जब किसी के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है, उस लेबल को आप अवॉइड करें। कॉल पीपल व्हाट दे वांट टू बी कॉल्ड, हाउएवर बी अवेयर दैट दीज प्रेफरेंसेस चेंज ओवर टाइम, ठीक है, कि लोगों को उस नाम से या उस चीज़ से पुकारें जिस चीज़ से वो पुकारा जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो लोगों की चॉइस है ये भी विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज होती रहती है। इन दी 1960s वन सेगमेंट ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन प्रेफर टू बी कॉल्ड ब्लैक, ठीक है, जो स्याह फार्म अमरीकी हैं 60 की दुआई में वो प्रेफर करते थे कि उनको जो है वो ब्लैक कहा जाए, ठीक है। बट इन 90s द प्रेफरेंस चेंज टू अफ्रीकन अमेरिकन, के लेकिन 90 की दहाई में किसी को ब्लैक का कहना जो है वो अब वहाँ पे मायूब समझा जाता है, ये 90 की दहाई के बाद, और अब वो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन जो है कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली डू नॉट राइट अबाउट people
as if they were objects, the complainers, the strikers, instead to put one person first, people who complain, people who are striking. ठीक है, तो मतलब कि आप किसी के ऊपर लेबल ना लगाएं कि जैसे ये स्ट्राइकर का वर्ड आ गया कि हड़ताली है, ठीक है, तो ये आपने लेबल लगा दिया। कंप्लेनर्स का मतलब शिकायती हो गया कि वो लोग जो कि शिकायत लगा रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करें कि पीपल हु कंप्लेन या फिर पीपल हु आर स्ट्राइकिंग, तो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल होगा एज कम्पेयर टू लेबलिंग पीपल। तो लेबल जो है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है जी टू एक्नॉलेज पार्टिसिपेशन, कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसको आप एक्नॉलेज करें, उससे इनकार ना करें बल्कि उसको एक्नॉलेज करें, माने कि लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशंस की हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। इसके अलावा एक्नॉलेजिंग पार्टिसिपेशन मीन्स कि अगर आपने किसी को कोई टास्क असाइन किया है तो आप जो है वो उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को बाय यूजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो है वो एक्नॉलेज करें। नीचे एग्जांपल लिखी है, द सेक्रेटरीज completed the survey and do not use the passive voice in such situation like the secretaries were given the survey। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर्स के हवाले से अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो आप ये सब ऐसे कह सकते हैं कि द टीचर इंगेज द क्लास। ठीक है, नॉट दैट अ क्लास वाज गिवन टू मिस्टर सो एंड सो टू इंगेज। ठीक है, ऐसे नहीं, बल्कि आप इसको एक्टिव वॉइस में यूज करें। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग अवॉइडिंग बाइस इन लैंग्वेजेस टू अवॉइड एम्बिग्विटी इन सेक्स आइडेंटिटीज एंड सेक्स रोल्स। इसमें मतलब कि वही बात दोबारा आ गई कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ज़ाहिर दो जेंडर होते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी आइडेंटिफिकेशन जो है जेंडर की उससे आप जो है वो अवॉइड करें। दिस guideline deals with the widespread use of masculine words, especially he, when referring to all the people. This usage has been changed for some time but still caused much discussion and controversy. The basic rule is to be specific. If the referent is a word is male, then use he. If female, then use she. If generic, then use he or she, or more informally they। ठीक है, कि अगर मिक्स्ड ग्रुप है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो आप जो है वो मिक्स्ड प्रोनाउन यानी कि दे का इस्तेमाल करें या फिर ही स्लैश सी या ही और शी जो है उसको आप यूज़ करें। जी, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ बायस फ्रॉम लैंग्वेजेस टू यूज़ द प्रेफर्ड डेजिग्नेशंस ऑफ रेशियल ग्रुप्स। कि जो रेशियल ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, तो खैर ये रेस का इतना मसला नहीं होता नस्ल का, लेकिन पर्टिकुलरली अमेरिका में जो है, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो एशियन अमेरिकन हैं या जो मिडल ईस्टर्न अमेरिकन हैं, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो कॉल देम व्हाट दे वांट टू बी कॉल्ड, कि जो चीज़ उनको पसंद है आप उसी टाइटल से उनको बुलाएं। डू नॉट यूज़ लैंग्वेज दैट इक्वेट्स अ पर्सन विद हिज और हर कंडीशन। कि लेट्स सपोज कि इफ समबडी इज़ लेम, कि वो लंगड़ा है या कुछ और उसका फिजिकल इशू है, तो डोंट कॉल दैट पर्सन लेम। ठीक है, लेट्स सपोज समबडी इज ब्लाइंड, जैसे हम कह देते हैं ओए अन्या, ठीक है, या ओए अंधे इधर आओ। तो दीज पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं कि जो किसी बंदे को उसकी डिसेबिलिटी के साथ इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, दीज सॉर्ट्स ऑफ वर्ड्स दे शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग जो है, जो आपका रीडर है या जो लिसनर है या जिसके बारे में बात हो रही है उसमें क्रिएट करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज चूज स्पेसिफिक एज डेजिग्नेशंस। के एज के हवाले से बात करें लोगों के साथ कि अप टू 18 ईयर्स की जो एज है वो मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में आता है, एंड अबव 18 कि if somebody is above 18 तो they you can call them man and woman। ठीक है, तो that is end of unit number 4। now we are moving on to unit number 5। ठीक है,
एंड यूनिट नंबर 5 इज़ कंसर्न विद रिसर्चिंग। रिसर्च का मतलब क्या होता है? तहकीक करना, ढूंढना, चीज़ों को ढूंढना, ढूंढ के मटेरियल इकट्ठा करना और उसको और लिखना। ऑब्वियसली टेक्निकल जो राइटिंग है उसमें रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा रोल है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको रिसर्च के हवाले से बताया जाएगा कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च का मकसद क्या होता है, व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग, व्हाट आर बेसिक स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, जो कि रिसर्च का बेसिक टूल है क्वेश्चन पूछना। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, कि लोगों से इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाए। कलेक्टिंग पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने पब्लिश किया तो उसको कैसे इकट्ठा किया जाए। 5.5 विल बी एथिक्स इन रिसर्च, के बाद what are the ethics that are involved in research. ओके जी, 5.1 द पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च होती क्या है। तो जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, रिसर्च जो है दो अल्फाज का मजमूआ है, री और सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में एसेंशली ये नहीं होता कि हम किसी नई इन्फॉर्मेशन या हम किसी नई चीज़ की तलाश में होते हैं, ठीक है। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का मकसद ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास मौजूद है, जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं उनको देखकर या उनका तज्जिया करके उसमें से नई चीज़ निकालना, ठीक है। तो जो फर्स्ट हेडिंग है आपके इसकी यूनिट की 5 की, वो है द पर्पस ऑफ रिसर्च, के रिसर्च का मकसद क्या होता है। तो इसको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। The purpose of research is to find out about a particular subject that has significance for you। कि रिसर्च का मकसद ये होता है कि आप एक ऐसे मजमून के बारे में ज़्यादा गहराई में चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, चीज़ों के बारे में तहकीक करने की कोशिश करते हो। एक ऐसा मजमून कि जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर जो कि आपकी मतलब कि जॉब से रिलेटेड आपकी फील्ड है ना, ठीक है। तो उसमें आप जो है उस मजमून की गहराई तक पहुंचते हो, या उसमें से एक फील्ड आप सिलेक्ट करते हो और उस पर आप रिसर्च करते हो, तहकीक करते हो। ये सब्जेक्ट जो है रिसर्च का, इट कैन बी ब्रॉड एंड जनरल। जनरल भी सब्जेक्ट हो सकता है, वसी नेचर का हो सकता है। सच एज आगे एग्जांपल्स लिखी हुई है, रिसाइकलिंग प्लास्टिक, ये भी आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च हो सकता है। नैरो एंड स्पेसिफिक्स such as purchasing a new photocopier for your office। देखिए ना, हम हमेशा अपनी लाइफ में जब भी हम कोई इकदाम उठाने लगते हैं या जो भी हम कोई नया प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं, जब हम कोई चीज़ नई खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा रिसर्च करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं? लेट्स सपोज कि आपने मोबाइल लेना है, तो आप देखते हो यार तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। आप कहते हैं यार मेरे पास जो है वो हवावे का मोबाइल है। तो आप ये कहते हैं हवावे कैसा चल रहा है? आप कहते हैं अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ये है कि वो गूगल ने पाबंदी लगा दी है, तो अब जो है वो अपडेट्स इस पर नहीं आती ज़्यादा। फिर आप फ़ौरन फैसला कर लेते हो कि यार हवावे तो नहीं लेना। उसके बाद आप मज़ीद आगे जाते हो, आप देखते हो हाँ जी, मतलब किसी और दोस्त से आप पूछते हो, तीसरे दोस्त से पूछते हो, चौथे दोस्त से पूछते हो। तो ऐसे तहकीक करने के बाद जिस चीज़ का रिव्यू सबसे अच्छा आता है, उस बेस पे आप जो है वो अपनी चीज़ ख़रीदते हो। तो रिसर्च जो है ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, एवरीडे लाइफ जो है उसका हिस्सा है। जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च मतलब कर रहे होते हैं, वो टॉपिक अहमियत का हामिल होता है आपके लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी से मुराद आपकी फैमिली हो सकती है, आपका मुल्क हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, उसी हिसाब से कम्युनिटी जो है उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस कि अगर आप रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पे कर रहे हैं तहकीक, तो उस पर आपका टॉपिक ये हो सकता है कि अगर हम रिसाइकिल करें प्लास्टिक को तो विल इट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी और विल इट नॉट बी प्रॉफिटेबल। विल दैट न्यू फोटोकॉपियर मेक द ऑफिस रन स्मूथली, कि अगर हम नया फोटोकॉपियर लें तो उससे क्या हमारे जो ऑफिस है उसके मामला ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, या उसमें मसाइल जैसे हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे, ठीक है। तो रिसर्च का जो मकसद एक मतलब कि जनरल इशू होता है,
जो जनरल इसका मकसद है वो होता है टू सॉल्व और टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम, कि किसी मसले को हल करना या किसी मसले को जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, रिसर्च का मकसद क्या होता है? किसी मसले को हल करना या फिर किसी मसले को जड़ से ख़त्म कर देना। तो इसमें मतलब कि क्वेश्चन है कि वाई डज दी फोटोकॉपियर ब्रेक डाउन, के फोटोकॉपियर जो हैं क्यों ख़राब होते हैं, और टू आंसर अ क्वेश्चन व्हाट डिफरेंसेस आर देयर इन फोटोकॉपी टेक्नोलॉजीज़। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, लेज़र जेट है, इंक जेट है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर है। ठीक है, तो दो स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे जो हैं वो रिसर्च के लिए अपनाई जा सकती हैं। नंबर 1 पे आप यू कैन टॉक टू पीपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप जब भी मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप जो है वो बात करते हो। नंबर 1 पे टॉक टू पीपल, और दूसरी कौन सी है? रिसर्चिंग थ्रू द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जो चीज़ें छपी होती हैं, किताबें छपी हैं फॉर एग्जांपल, या फोटोकॉपियर्स के ऊपर कोई मैगज़ीन है, आप उस मैगज़ीन की हेल्प ले लेते हो, या कोई और कोई इसके ऊपर किसी ने किताब लिखी है फोटोकॉपियर्स के ऊपर, प्रिंटर्स के ऊपर, आप उसकी हेल्प ले लेते हो। इंटरनेट से रिव्यूज़ जो हैं वो आप इसके बारे में पढ़ते हो, तो दैट इज़ हाउ यू गेट हेल्प। ठीक है, फ़ोटोकॉपियर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप जो वेरियस यूज़र्स हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स, आप उनसे गुफ्तगू करोगे इसके बारे में और उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, सेल्स मटेरियल या फिर बाकी फ़ीचर्स वगैरह जो हैं उनको आप देखोगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर मतलब क्या फ़ीचर्स लिखे हैं उनका आप मुताला करोगे, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ टाइप्स के जो फ़ोटोकॉपियर्स हैं उसमें से कौन सा जो फ़ोटोकॉपियर है वो विच वन इज़ मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू दी अदर। ठीक है, तो रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है दैट इज़ लायबल फॉर इनोवेशन, न्यूनेस एंड डिस्कवरी ऑफ अनटच्ड फैक्ट्स एंड रियलिटीज़, कि इसमें इनोवेशन होती है। ठीक है, आप एक न्यू एंगल लेकर आते हो, न्यूनेस है, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, या कोई मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग इशू है, कोई एग्जिस्टिंग मसला है, उसका आप हल ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे फैक्ट्स को आप ढूंढते हो जो कि अनटच्ड होते हैं। ठीक है, दे आर देयर, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनको इस एंगल से कभी देखा नहीं गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जनाब के ग्रेविटी कैसे डिस्कवर हुई, तो ये तो नहीं था कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ग्रेविटी ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक है ना, जब से ज़मीन बनाई गई है तो उस वक्त से ज़ाहिर ज़मीन पे ग्रेविटी तो थी, बस ये था कि न्यूटन ने उसको ऑब्ज़र्व किया कि मैं जनाब एप्पल फेंक रहा हूँ ऊपर और एप्पल वापस मुड़ कर आ रहा है, हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल। उसने थोड़ा सा सोचा और वो उस अपने फैक्ट को सामने लेकर आया, और वो एक जो है वो रिसर्च बन गई, एक रिसर्च की डिस्कवरी बन गई कि जनाब देखेंगे मतलब ग्रेविटी है, और उसके बाद फिर आगे ग्रेविटी पे कितना ज़्यादा काम हुआ वो तो आप ज़रा इमेजिन करें कि एक आइडिया से, जो एक छोटा सा आइडिया था, उसने कितनी ज़्यादा तहकीक जो है उसको जन्म दिया, कि उसी मतलब ग्रेविटी के ऊपर तहकीक जो है उसके नतीजे में आज हमारे पास जो है सैटेलाइट्स हैं, स्पेस स्टेशंस हैं, ठीक है, एरोप्लेन, सारी चीज़ें जो है, हर चीज़ का ताल्लुक सिर्फ ग्रेविटी से है। ठीक है, ओके जी, देयर इज़ नो सच रियलिटी दैट इज़ लेजिटिमेट और फिक्स्ड वन, देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी और ट्रूथ। ठीक है, कि जो रियलिटी है वो एक नहीं होती, बल्कि रियलिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसकी कुछ साइड्स होती हैं, देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रूथ और रियलिटी। उन एस्पेक्ट्स का जायज़ा लेना होता है रिसर्च के अंदर। हम लोगों ने, जो लोग रिसर्च करते हैं वो इसी किस्म के आइडियाज़ को उठाते हैं और उनको एक नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक नए एंगल से उसके ऊपर तहकीक करते हैं। ठीक है, नेबरिंग एरियाज़ में। Therefore, the purpose of research is to create a gap to find out new unexplored research dimensions. कि रिसर्च का एक मकसद ये भी होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उसमें से खामी ढूंढना कि ये खामी है, ये यहाँ पे मतलब गैप है, इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, और उस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका सोल्यूशन पेश करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लोर्ड एरियाज बट टू मेक एक्सप्लोर्ड ट्रूथ्स द पार्ट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो रिसर्च का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि नई चीज़ें ढूंढना, बल्कि जो ऑलरेडी अवेलेबल अपने फैक्ट्स हैं लेकिन दे आर नॉट नोन, ऐसे फैक्ट्स के जो कि आपके सामने हैं लेकिन आप उनको
उस एंगल से नहीं देखते जिस एंगल से रिसर्चर देखता है। तो वो एंगल आपके सामने पेश करता है नया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी मौजूद थी लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कोई ऐसी फोर्स है जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत हो सकती है ना, ठीक है। और आप उसको रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म जो है उसका हिस्सा बना देते हो, ठीक है। The repository of knowledge becomes a contributor to the community because no research is beneficial which has no contribution to society। कि ऐसी रिसर्च जिसका माशरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होता, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप एक चीज़ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज उसी वक्त बनती है जब वो कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करती है, माशरे के लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो ओनली वर्किंग एंड रीवर्किंग ऑन रिसर्चेबल इश्यूज इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड दैट ऑफ एक्सपेंस इफ रिसर्च फाइंडिंग्स कैनॉट बी अप्लाइड एनीवेयर इन सोसाइटी। कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं अगर आप उनको कहीं पे माशरे में अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर ऐसी जो रिसर्च है इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। रिसर्च इज़ वेरी इफेक्टिव टूल टू एड्रेस अनएड्रेस्ड इश्यूज एंड टू प्रोब इनटू वेरी मच डिबेटेड इश्यूज एज वेल। रिसर्च गिव्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कि रिसर्च मतलब करती क्या है, एक मसले का हल पेश करती है आपके सामने, विच में बी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एजुकेशनल। और ये मसला जो है डिफरेंट नेचर्स का हो सकता है। ये मसला सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट बेतहाशा हर फील्ड में रिसर्च जो है उसके मौके मौजूद हैं। Without research, the debates on issues may be chit-chat. It will not be useful or applicable in the problem area। कि अगर आप जो वो रिसर्च का एक जो पैटर्न होता है, ठीक है, कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, आप ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे कोई मसला है। ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस के बाद आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको रीटेस्ट किया जाता है और उसके बाद वो थ्योरी बन जाती है। कि अगर आप रिसर्च के बगैर, रिसर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर किसी इशू पे डिबेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो वो चिट चैट कहलाएगी कि वो सिर्फ गुफ्तगू है, ठीक है। और वो चूँकि इल्म का हिस्सा नहीं बनती, जो हमारी जनरल गुफ्तगू होती है, वो जो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, जो कि इल्म की किताब या इल्म मतलब के दानिश की जो फील्ड है वो उसका चूँकि हिस्सा नहीं बनती, तो दैट इज़ वाई इस चीज़ को कहीं पर जो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है किसी मसले पे, जो हमारी रोज़मर्रा की बहस है किसी मसले पे, उसको कहीं पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जनाब के बेसिक स्किल जो है रिसर्चिंग का, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है क्वेश्चनिंग। कि आपने सवाल उठाने हैं, आपने सवालात उठाने हैं, आपने क्वेश्चंस करने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, यही तो नॉलेज को जनरेट करते हैं। कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, अगर ये न्यूटन क्वेश्चन ना उठाता कि यार ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर जब मैं फेंक रहा हूँ तो ऊपर क्यों नहीं जाता जा रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो क्वेश्चन ना करता तो ये ग्रेविटी का नॉलेज जनरेट ना होता। लेकिन ये नॉलेज हमारे पास सिर्फ इस वजह से है बिकॉज ही रेज्ड अ क्वेश्चन। उसने लोगों से क्वेश्चन नहीं किया बल्कि उसने अपने आप से क्वेश्चन किया, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो मतलब क्वेश्चनिंग इन एनी फॉर्म, whether you asking yourself or you asking other people, it is the basic skill of researching। कि जब कभी भी आपने मोबाइल लेना होता है, मोबाइल की मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी, तो यार तेरे पास कौन सा मोबाइल, कौन सी कंपनी का, कैसा चल रहा है, कैमरा कैसा है इसका, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये क्या है, क्वेश्चनिंग है। हम इसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम डेली लाइफ में रिसर्च कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो दैट वी आर रिसर्चिंग, ठीक है। तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ जिससे आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, आप ऑलरेडी इस चीज़ को एम्प्लॉय करते हो अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली। बट इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जो है वो ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर काफ़ी हद तक डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चनिंग जो है बेटा वो बुनियादी स्किल है रिसर्चिंग का। चाहे आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हो तो क्वेश्चनिंग इज़ द बेसिक स्किल ऑफ रिसर्चिंग।
और क्वेश्चनिंग जो होती है इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कि आप उस हवाले से क्वेश्चन करते हो जो आपके आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि आपके मकासद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ की जो एक्चुअल प्राइस है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके ओरिजिन पे क्वेश्चन नहीं करोगे, आप उसकी कंपोजिशन पे क्वेश्चन नहीं करोगे, बल्कि आप उसकी प्राइस जो है प्राइस मैकेनिज्म उससे रिलेटेड आप जो है वो अपने क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो द रिसर्चर्स फर्स्ट फार्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विच देयर टॉपिक और इशू गाइड्स देम टू, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के। जो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च का, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हो कि आप जो रिसर्च अंडरटेक करने जा रहे हैं उसके मकासद क्या हैं, आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं, ठीक है। विदाउट राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स वन कैनॉट मेक स्टडी फोकस्ड वन टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। अगर आपके पास रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं, इफ़ यू डू नॉट हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, तो फिर आप अपनी तहकीक को, आप अपनी रिसर्च को एक जगह पे फोकस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप जो है वो हैफ हैजर्ड होकर कभी इधर भटकते रहेंगे, कभी उधर भटकते रहेंगे, ठीक है। तो एक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी लाइन को सेट कर देते हैं, एंड यू नो दैट विच वे आई विल हैव टू proceed. Research questions have a direct and indirect link with the research objectives. कि research questions जो होते हैं वो directly भी और indirectly भी objectives के साथ interlinked होते हैं, as mentioned earlier, with topic or issue, and based on questions theoretical and analytical models and methods are chosen. कि जो आपके research के मतलब questions हैं उसकी बेस पे आप अपनी जो तहकीक है उसका मेथड और उसका मॉडल जो है उसको आप सिलेक्ट करते हो। रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर एक टाइप जो है उसके हवाले से डिफरेंट मेथड जो हैं उनको चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किसी लेबॉर्ट्री में बैठ के जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आपकी फील्ड मतलब कि सोशियोलॉजी है, या अगर आपकी फील्ड बिजनेस मैनेजमेंट है, या अगर आपकी फील्ड जो है लिटरेचर है, तो उसमें तो लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते ना, ठीक है। तो इनके हवाले से डिफरेंट नेचर की रिसर्च होती है। अब एक जो है वो लोगों से अगर आपने कोई उनकी राय जानी है, तो राय जाना भी तहकीक है। फॉर एग्जांपल इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि व्हेन एवर इलेक्शंस आर हेल्ड, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो आपके सामने जो है वो सर्वे पेश किए जाते हैं कि हमने फ़लाँ शहर में इतने लोगों का सर्वे किया, उसमें से इतने % लोगों की ओपिनियन ये है कि हम फ़लाँ पार्टी को वोट देंगे, इतने % की ओपिनियन ये है कि हम फ़लाँ पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। तो ये भी रिसर्च की एक टाइप है, ठीक है, इसको हम सर्वे कहते हैं। फिर इंटरव्यूज़ आ जाते हैं लोगों के, इंटरव्यू जो है वो भी रिसर्च की टाइप्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी रिसर्च की टाइप्स है में से एक है, ठीक है, कि आप ऑब्जर्वेशन करते हो और आप उसको फिर अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते रहते हो, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो नंबर्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके रिजल्ट्स हमारे पास नंबर की सूरत में नहीं बल्कि डिस्कशन की सूरत में, जिसमें इंटरव्यू हो गया, आपने किसी का इंटरव्यू लिया है तो उसमें से सीधा सीधा बातें जो हैं वो आप अपनी प्रेजेंट करते हो। So it is inevitable for researcher to learn this basic skill and apply it in his or her research study. तो रिसर्च क्वेश्चंस को सीखना कि रिसर्च क्वेश्चंस कैसे फार्मूलेट किए जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते क्या हैं, ठीक है, ये हर एक रिसर्चर के लिए लाजमी है, एक ज़रूरी है, सबसे अहम स्किल है द रिसर्च क्वेश्चंस। फार्मूलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, 3 क्राइटेरिया फॉर अ फिलिपर एजुकेशन के मतलब कि रिसर्च क्वेश्चन जो हैं फार्मूलेट करने के 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। हाउ टू डिस्कवर क्वेश्चंस, कि हम रिसर्च क्वेश्चंस कैसे मतलब कि तलाश करें। ज़ाहिर है जब तक रिसर्च क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो इन ऑर्डर टू कैरी आउट रिसर्च यू नीड टू हैव रिसर्च क्वेश्चन। So question discovery is an art that comes with more reading and more practicing and more knowing, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन जो हैं उनकी डिस्कवरी के मैं किस चीज़ पे रिसर्च करूं, ये एक आर्ट है, और ये आर्ट उस वक्त आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हो,
ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की प्रैक्टिस करते हो और जब आपके पास इल्म ज़्यादा होता है, ठीक है, कि आप चीज़ों को जानते हो, आप चीज़ों को समझते हो। क्वेश्चंस हैव डायरेक्ट लिंक टू रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। की जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च के टॉपिक और उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। द रिसर्च टॉपिक गाइड्स द रिसर्चर टू डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस दैट कैन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। रिसर्च टॉपिक जो है आपका वो आपको गाइड करता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के जिनके सेटिस्फैक्टरी आंसर, यानी कि ऐसे आंसर आपके सामने आए कि जिनके ऊपर गुफ्तगू हो सके, जिनके ऊपर मतलब कि जो कि मानी खेज किस्म के जवाबात हों। मोर ओवर रिसर्च क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी बात हो चुकी है कि रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। So the researcher should discover research objectives first and then formulate the research questions. First of all, you need to discover the objectives first, and then formulate the research questions. उसके बाद आप research questions बनाएं. Research questions are supposed and proposed statements constituted with the help of questioning words. कि research questions जो होते हैं उनका आगाज भी अपने question words से होता है, जिसमें what, when, why, how, where आ जाते हैं, ठीक है। When the aims and the objectives are clear in the mind of researcher, वही बात आ गई, ठीक है, कि before you start writing anything आपके जहन में आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एम्स जो हैं वो आपके माइंड में और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके माइंड में क्लियर हैं, तो फिर क्वेश्चंस को डिस्कवर करना या उनको फॉर्मुलेट करना वो बहुत ईजी हो जाएगा। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। टू लर्न अबाउट एनी टॉपिक सच एज विच फोटोकॉपियर टू बाय फॉर द ऑफिस, आस्क क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप जो है मतलब क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें और वो क्वेश्चन पूछें लोगों से, ठीक है। फॉर्मुलेट क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन इफेक्टिवली एंड दैट विल प्रोवाइड बेसिस फॉर अ रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जो कि इफेक्टिवली सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी हेल्पफुल साबित हों और आपके सामने एक जो है वो टेंजिबल किस्म का, एक वाज़ेह किस्म का रिजल्ट आ जाए आखिर में। फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन इन विच वेज डज स्टाफ यूज फोटोकॉपियर विल नॉट only produce important debate but will also be the basis for a section on usage pattern in the report, ठीक है, कि भाई फोटोकॉपियर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है, हमारे ऑफिस में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अहमियत का हामिल है। सेवरल स्ट्रेटजीज फॉर डिस्कवरिंग helpful questions are to ask basic questions, ask questions about significance, consult the right source and interact flexibly। जी, सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है अबाउट फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, इट इज़ टू आस्क द बेसिक क्वेश्चंस। कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक के हवाले से, वो बेसिक क्वेश्चंस आप पूछें। उसके बाद आस्क क्वेश्चंस अबाउट सिग्निफिकेंस, कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है या जो आपकी फील्ड है जिसमें आप तहकीक करने जा रहे हैं, जिसमें आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानने की कोशिश करें कि इसकी फील्ड की जो अहमियत है वो अहमियत क्या है। कंसल्ट द राइट सोर्सेज एंड इंटरेक्ट फ्लेक्सिबली, कि जो राइट सोर्सेज हैं, जो ठीक सोर्सेज हैं, उनसे आप जो है वो कंसल्ट करें और इंटरेक्शन आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि रिजिड ना हो कि आप अपनी बात पे अड़ ना जाएं, डट ना जाएं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक बेसिक क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो उनको हम देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस होते क्या हैं। द बेसिक क्वेश्चंस लीड यू टू द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। दे इंक्लूड व्हाट आर द एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। एप्रोप्रिएट टर्म्स जो हैं जिस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि एप्रोप्रिएट हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व, कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट मटेरियल्स आर इन्वॉल्व, कि किस किस्म के मटेरियल्स के साथ हम डील कर रहे हैं। व्हाट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, कि किस किस्म के प्रोसेस जो हैं उनका सामना हमें यहाँ पे करना पड़ता है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट सिग्निफिकेंस, जो दूसरा अहम काम है। क्वेश्चंस अबाउट द सिग्निफिकेंस हेल्प यू गेट द बिग पिक्चर, कि जब आप किसी चीज़ की अहमियत के बारे में
सवालात उठाते हैं तो उसकी जो बड़ी तस्वीर होती है, एक बिग पिक्चर जो होती है उस टॉपिक के हवाले से, वो आपके सामने आती है. एंड ग्रास्प द कंटेक्स्ट ऑफ योर टॉपिक, दे इंक्लूड हु नीड्स इट एंड वाई. कि जब हम किसी टॉपिक पे तहकीक करने जा रहे होते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जिस टॉपिक पे मैं तहकीक करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक की किसको ज़रूरत है और इस टॉपिक की किसी को क्यों ज़रूरत है. हाउ इज़ इट रिलेटेड टू अदर आइटम्स, कि इसका ताल्लुक बाकी जो आइटम्स हैं, बाकी इस फील्ड में जो चीज़ें हैं उसके साथ कैसे बनता है. हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द करंट सिस्टम, के जो मौजूदा निज़ाम है उसके साथ इसका कैसे ताल्लुक बनता है. व्हाट इज़ इट्स एंड गोल, कि इसका आखिरी मकसद या एंड गोल क्या है. हाउ डू पार्ट्स एंड प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू द एंड गोल, कि जो इसके पार्ट्स हैं और जो इसके प्रोसेसेस हैं उनकी क्या अहमियत है एंड गोल के अंदर, कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड द एंड गोल. व्हाट कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट, कि इसके अंदर किस किस्म की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. व्हाट अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट, और इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं. व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स, और अगर उन अल्टरनेटिव्स को अपनाया जाए तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, उसके क्या नताइज जो हैं वो बरामद होंगे. व्हाट कॉस्ट्स और इन्वॉल्व, कि इसके अंदर कितनी लागत या कितना खर्चा है. ठीक है, तो ये इसकी सारी सिग्निफिकेंस के हवाले से बेसिक क्वेश्चंस हैं. लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन टू सिचुएशन के जिस हालात में आप हैं उसी हालात से ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी नेचर तब्दील होती चली जाएगी. जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा इशू है वो है कंसल्ट द राइट सोर्सेज, की जो राइट सोर्सेज यानी कि मुतलका ज़राए जो हैं उनके साथ आप कंसल्ट करें, ना कि गैर मुतलका ज़राए जो हैं उनके साथ आप कंसल्ट करते रहें. द राइट सोर्सेज आर द पीपल और द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ द फैक्ट्स यू नीड. कि राइट सोर्सेज वो हैं कि जिसके अंदर वो लोग शामिल हैं या वो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन शामिल है कि जिसकी आपको ज़रूरत है. बाकी जो हैं दे आर नॉट राइट सोर्सेज एट ऑल. जी, तो वो लोग पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, जो कि उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर आप तहकीक करने जा रहे हो, वो आपके बेसिक क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग वो उसको भी आंसर कर सकते हैं. दे कैन गिव यू द बेसिक फैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स, कि वो जो बेसिक फैक्ट्स हैं अपनी फील्ड के हवाले से उनको भी उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और जो उनकी नीड्स हैं, जो फील्ड की नीड्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके वो आपको गाइड कर सकते हैं. द बेसिक फैक्ट्स अबाउट फोटोकॉपिंग मशीन कैन कम फ्रॉम इंजीनियर्स, एक्सपीरियंस्ड यूजर्स, सेल्स पर्सन. इंफॉर्मेशन अबाउट नीड्स कम फ्रॉम द पीपल हु यूज़ द प्रोडक्ट, कि जो उसका मैकेनिज़्म है या उसकी जो मेक है या उसके बारे में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो तो सेल्स पर्सन या फिर उसके जो इंजीनियर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड यूज़र ही बता सकते हैं. लेकिन जो नीड्स हैं कि लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ़ोटोकॉपियर की यहाँ पे वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, राइटर जो हैं, तो वो जो यूज़र्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि हाउ डू दे यूज़ इट एंड हाउ मेनी फोटोकॉपीज पर डे आर प्रिंटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फोटोकॉपियर. They expect a photocopier to perform certain functions and they know the conditions that make performing those functions possible. Printed information also answers the basic questions and questions of significance often more thoroughly than people can. कि जो printed information होती है वो ज़्यादा reliable होती है और वो जो आपके basic questions हैं उनको आंसर करती है और वो completely thoroughly, क्योंकि जब कभी भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो आप आराम सुकून से लिखते हो ना, ठीक है, तो उसमें आप सारे एस्पेक्ट्स को देखते हो. इट कैन बी अ हार्ड कॉपी, वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, और ऑनलाइन कॉपी, ठीक है. हार्ड कॉपी में भी ये रिटन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है. प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स ब्रोशर टू इंसाइक्लोपीडिया टू बुलेटिन बोर्ड डिस्कशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन में आती हैं. For the photocopier, sales literature would give you prices, features, specifications, review articles would evaluate performance and bulletin boards would give you user testimony. ठीक है, कि अगर आपने फोटोकॉपियर लेना है तो सेल्स लिटरेचर जो है वो आपको प्राइस के बारे में और स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताएगा. जो उस प्रोडक्ट के
रिव्यू आर्टिकल्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता देंगे। और बुलेटिन बोर्ड्स जो हैं वहाँ से आपको यूज़र टेस्टिमनी मिल जाएगी कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, वो इसको किस निगाह से देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट चीज़ है इसके हवाले से वो है इंटरेक्ट फ्लेक्सिबली। ये तो लास्ट इशू रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इज टू इंटरेक्ट फ्लेक्सिबली, कि जो इंटरेक्शन है आपका वो फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। टू आस्क क्वेश्चंस प्रोडक्टिवली बी फ्लेक्सिबल, कि अगर आप प्रोडक्टिव आंसर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ठीक से जवाबात मिले, तो आप हमेशा अपने क्वेश्चंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, लचक रखें। ठीक है, पीपल हैव द इंफॉर्मेशन यू नीड एंड यू मस्ट इलिसिट एज मच ऑफ इट एज यू कैन, कि लोगों के पास हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है। जो रेलिवेंट लोग हैं, अगर आपने रेलिवेंट लोगों से बात की है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन तो होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ उनसे निकलवाते कैसे हैं, कितनी डिटेल में आपने वो इन्फॉर्मेशन हासिल की है। सम क्वेश्चंस प्रोड्यूस अ यूजफुल आंसर, कि बाज़ क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर यूजफुल आपको मिलेगा, सम टाइम्स नॉट, और बाज़ औक़ात उसका आंसर आपको यूजफुल नहीं मिलेगा। इफ़ यू आस्क विच फीचर्स ऑफ द फोटोकॉपियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, द रिस्पोंडेंट माइट से इट्स स्पीड, which is a broad answer. To narrow the answer, try an echo technique question in which you repeat the key term speed. तो अब स्पीड जब आपने रिपीट किया तो उसका मतलब ये है कि कितनी स्पीड स्पेसिफाई करें, प्रिंटिंग की स्पीड, मशीन की स्पीड, इनटेकिंग स्पीड, किस चीज़ की स्पीड। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आस्क इज द एबिलिटी टू collect pages important to you, the respondent might say no, I seldom use that, but I often copy on both sides of the sheet of the paper. That answer opens two lines of questions to you. Why is collating not important? Why is back-to-back copying important? How frequent do you do it? For what types of job? You can also use questions to decide what material to read. If your question is how does this model compare to the other, better questions could be how can this model be compared to the others. ठीक है, कि इस मॉडल का दूसरे मॉडल्स के साथ कैसे मवाजना किया जा सकता है। ठीक है, an article that would interest you is a comparison of photocopiers, कि एक आर्टिकल जो कि इस इशू को डील करेगा, वो उसका पॉसिबल टाइटल ये हो सकता है कि फोटोकॉपियर्स जो हैं उनका आपस में मवाजना। केयरफुली फार्मुलेटिंग योर क्वेश्चंस मेक्स योर रीडिंग मोर एफिशिएंट, कि अगर आप एहतियात से अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको फार्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है वो फिर ज़्यादा एफिशिएंट होती है कि आप साथ साथ इन्फॉर्मेशन को सेव करते जा रहे हैं। रीड एक्टिवली, कि जो रीडिंग है आपकी वो एक्टिव होनी चाहिए, नॉट passive. Searching for particular facts that answer your questions. While reading, take notes, कि जब आप रीड कर रहे होते हैं तो साथ साथ नोट टेकिंग का प्रोसेस जो है उसको आप जारी रखें। Constantly reviewing the answers and information you have obtained, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो आंसर्स आपको मिले हैं उसको आप रिव्यू करते रहें, बार बार उसके ऊपर नज़र दौड़ाते रहें। You will find patterns in material or gaps in your knowledge, तो अगर आप उसको बार बार रिव्यू करेंगे तो फिर आपको गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि आपको मज़ीद किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। If 3 articles present similar evaluation of photocopiers, you have a pattern on which to base a decision, कि अगर 2 या 3 आर्टिकल्स एक ही किस्म की राय दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऑथेंटिक और मटेरियल मौजूद है। अब आपको पता है कि आपने क्या डिसीजन लेना है और आपने ये डिसीजन कैसे लेना है। तो जहाँ तक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी पीपल, के जो रिसर्च में नेक्स्ट अहम चीज़ है वो है लोगों से इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, तो जहाँ तक सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज का जहाँ तक ताल्लुक है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, इसमें लोग जो होते हैं वो ही इंफॉर्मेशन का और वही रिसर्च का ज़रिया होते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की लेबॉर्ट्रीज़ और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो नहीं होते। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है,
तो लेकिन ये है कि एक्यूरेट और वैलिड इंफॉर्मेशन लोगों से हासिल करना वो भी आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। लोगों का मूड क्या है, लोग इंफॉर्मेशन मतलब कि देना चाहते हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं जो इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी होती है। तो लोगों से जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, उसकी डिफरेंट मेथड्स, उसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूइंग जो है वो एक टेक्निक है, सर्वे करना एक टेक्निक है, लोगों से इकट्ठा मतलब कि आप सर्वे कर लिया, या फिर ये है कि लोगों के क्वेश्चनियर फिल करवाना जो है, ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो द फर्स्ट thing regarding collection of information from people is interviewing. So interviewing is a process through which relevant information is gathered. It is used as a tool for data collection, which is considered reliable in some cases. However, it is avoided to be used as a tool to collect data because it demands qualitative method of analyzing the data, which is much longer. ठीक है कि अगर आपने इंटरव्यू के ज़रिए डेटा इकट्ठा किया है तो उसका एनालिसिस जो है, तज्ज़िया आपको क्वालिटेटिव टर्म्स में करना पड़ता है, जो कि ज़रा लेंथी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इफ़ द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस आर फेस्ड, इट बिकम्स अ मोर ऑथेंटिक टूल ऑफ डेटा कलेक्शन. It needs more careful attention of the researcher and demands certain important things to do. For example, the researcher has to design interview questions for respondents. पहली चीज़ ये है कि आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना होता है. He she has to get formal permission from the respondent, कि आपको इजाज़त लेनी होती है रिस्पोंडेंट से कि वो आप उनका इंटरव्यू कर भी सकते हैं या नहीं. You have to decide the time of the interview with the respondent. वक्त का डिसीजन करना होता है. She has to negotiate with the respondent about the place of the interview, which may be respondent's office, the office of the researcher, or any other neutral place like hotel or cafe. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें they should be taken into account कि इन चीज़ों का आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तज्ज़िया करना है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू की 3 टाइप्स हैं: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस structured interview क्या होता है. In this type of interview, the researcher shares all the information with the respondent. Structured interview में सारी information respondent के साथ share की जाती है. The researcher plans to organize and formulate all the questions required to obtain and desired of information. कि पहले से ही आपने उसको मतलब कि प्लान किया होता है, क्वेश्चंस आपने बना के रखे होते हैं, और वो क्वेश्चंस जैसे ही रिस्पोंडेंट आपके पास आता है तो आप उससे पूछते हो, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने उनको नोट किया होता है. He also provides these questions to the respondent so that respondent should go through the questionnaire and be able to provide the required information. इसमें एडवांस में जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो रिस्पोंडेंट के साथ शेयर की जाती है ताकि वो एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो रिस्पोंडेंट दे सके. द रिस्पोंडेंट गोज थ्रू द क्वेश्चनियर वेल बिफोर टाइम एंड कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिसर्चर. तो इस टाइप की जो रिसर्च है उसमें रिस्पोंडेंट जो है, जो आपका जवाब देने वाला है, वो आपके क्वेश्चनियर में से पहले आराम से गो थ्रू कर सकता है, और गो थ्रू करने के बाद वो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकता है. तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसके अंदर एक्यूरेसी होती है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी शेयर किया होता है, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और जो डेटा रिसीव होता है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, और इन इंटरव्यूज़ को लार्ज सैम्पल ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. द इंटरव्यू प्रोसीजर इज़ मेड ईजी ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर इंटरव्यू. के इंटरव्यू का प्रोसेस इजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चनियर जो है वो शेयर कर दिए होते हैं. रेप्लिकेशन अक्रॉस मल्टीपल सैम्पल्स बिकम्स इजी ड्यू टू सेम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू एज द स्कोप ऑफ डिटेल इज ऑलरेडी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द इंटरव्यू. बेटर इंफॉर्मेशन कैन बी obtained and researcher can analyze the research problem comprehensively by asking accurate research questions.
Since the structure of the interview is fixed, it often generates reliable results and quick to execute. The relationship between researcher and respondent is not formal, due to which the researcher can clearly understand the margin of error in the case. Respondent either agrees to be part of the survey or is not just interested in providing the right information. अच्छा, disadvantages इसके क्या हैं? The limited scope of assessment of the obtained results, क्योंकि आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी डिज़ाइन किए होते हैं, उससे हटकर आप क्वेश्चन नहीं करते, तो असेसमेंट का स्कोप जो है वो लिमिटेड, यानी कि आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते. द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर पावर्स द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो एक्यूरेसी है इंफॉर्मेशन की वो ओवर पावर करती है डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन को. ठीक है, कि डिटेल्स में हम नहीं चाहते बल्कि हम एक्यूरेसी पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं. रिस्पोंडेंट्स आर फोर्स टू सिलेक्ट फ्रॉम प्रोवाइडेड आंसर ऑप्शंस, के रिस्पोंडेंट्स को बाज़ का फोर्स किया जाता है कि आप जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें. द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड ऑलवेज to adhere to the list of decided questions irrespective of how interesting the conversation is turning out to be with the participant. A significant amount of time is required for a structured interview, कि इसके लिए वक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Next है unstructured interview is also a tool to collect the desired data from the respondent, but such type of interview is not fully planned and organized as compared to the स्ट्रक्चर इंटरव्यू. के इसमें प्लान्ड इंटरव्यू और ऑर्गेनाइज्ड जो इंटरव्यू है वो नहीं होता, बल्कि इसमें प्लानिंग आपकी बिल्कुल नहीं होती. द रिस्पोंडेंट मे बी अर्लियर इन्फॉर्म्ड अबाउट इंटरव्यूइंग एंड हिज कंसेंट मे बी सॉट, दो द क्वेश्चंस आर नॉट प्री प्लान एंड प्री ऑर्गेनाइज्ड. आप हो सकता है रिस्पोंडेंट को बता दें कि आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन आप उनको जो आपके मतलब क्वेश्चंस हैं वो उनसे शेयर नहीं करते, और ना ही क्वेश्चन आपके प्री प्लान्ड और रिऑर्गेनाइज्ड होते हैं. तो इसमें मतलब कि प्लानिंग नहीं है, आप जो है वो चीज़ों को डिटेल में बात में से बात निकाल कर मज़ीद क्वेश्चन जो है वो हट के भी आप जो है वो पूछ सकते हो. दीज इंटरव्यूज आर possible where the respondent is easily available or very close to the researcher and researcher has informal and very friendly relationship with him. Advantages of unstructured interview, इसके advantages क्या हैं? Owing to informal nature of the unstructured interview, it becomes extremely easy for researcher to try and develop a friendly rapport with the participant. This leads to gaining insights in extreme detail without much conscious efforts. The participants can clarify all their doubts about questions and the researcher can take each opportunity to explain his or her intention for the better answers. There are no questions which the researcher has to abide by and this usually increases the flexibility of the entire process. चूँकि questions लिखे नहीं होते तो वो जो है कि भाई आपने इससे हट के सवाल नहीं पूछना, वो तो चीज़ नहीं होती, तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है. अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. एज देयर इज़ नो स्ट्रक्चर टू द इंटरव्यू प्रोसेस, रिसर्चर्स टेक टाइम टू एग्जीक्यूट दोज इंटरव्यूज़, के वक्त लगता है ऐसे इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने में. द एब्सेंस ऑफ standardized set of questions and guidelines indicates that the reliability of unstructured interview is questionable. जो इसकी reliability है वो थोड़ी सी questionable होती है. In many cases the ethics involved in these interviews are considered borderline upsetting. ठीक है, जो ethics जो है वो भी थोड़ी सी इसमें ethics का भी issue आ जाता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक we will conclude this lecture. We will start from semi-structured interviewing tomorrow inshallah. Okay, goodbye and take care. Allah Hafiz.